###Chapter 1 परीक्षा। चलो ग्रे, परीक्षा जल्द ही शुरू होगी। माथा की आवाज नीचे से सुनाई दी। मैं आ रहा हूँ माँ, ऊपर से एक लड़के की उत्साह से भरी आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में माथा को सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। आराम से प्यारी, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, माथा ने तेज कदमों की आवाज सुनकर कोमल स्वर में कहा। करीब 12 साल का एक लड़का लाल चेहरे के साथ सीढ़ियों से नीचे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं तैयार हूँ माँ, चलो शुरू होने से पहले चलते हैं। मैं सूची में अच्छी जगह पाना चाहता हूँ, ग्रे ने उत्साह से कहा। माथा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और प्रतियोगिता स्थल के लिए रवाना होने से पहले उसके बालों को संवारने में मदद की। माथा लगभग 30 वर्ष की थी, उसकी त्वचा गोरी और आंखें भूरी थीं। उसका चेहरा अंडाकार था और उसके बाल कंधे तक लंबे और सुनहरे थे। संक्षेप में, वह बेहद खूबसूरत महिला थी। स्माइली फेस। आज वह दिन था जब अकादमी संघ ने इस शहर के युवाओं की प्रतिभा और उनकी रुचि के क्षेत्रों को जानने के लिए एक परीक्षा आयोजित की। ये तत्ववादियों की दुनिया है। हर किसी का एक तत्व होता है जिससे वे जुड़े होते हैं और अकादमियां लोगों को ये जांचने में मदद करती हैं कि वे किन तत्वों की ओर झुकाव रखते हैं। तत्ववादी अपने स्तर को बढ़ाने के लिए दुनिया से अपने संबंधित तत्वकणों को अवशोषित करके साधना करते हैं। स्तर में प्रत्येक वृद्धि के साथ जीवन काल में भी वृद्धि होती है। हर कोई लंबा जीवन चाहता है, इसलिए वे साधना में निरंतर परिश्रम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तत्वों से जुड़ाव न होने के कारण ये लोग जहां भी जाते हैं अछूती रह जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन मुश्किल से ही संभव हो पाता है। उनकी उम्र कम होती है, इसलिए वे अपने परिवार के अलावा शायद ही किसी से संबंध बना पाते हैं। 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही ये जांच की जा सकती है कि कौन से तत्व आपके अनुकूल हैं, लेकिन इससे अधिक आयु में ये परीक्षण करना उचित नहीं है, क्योंकि इस आयु में शरीर साधना शुरू करने के लिए सर्वोत्तम अवस्था में होता है। हालांकि कुछ लोग बाद में भी ये परीक्षण करवाते हैं। किसी भी अकादमी में प्रवेश लेने के बाद आप साधना तकनीक प्राप्त कर सकते हैं, या यदि आप किसी बड़े कुल से हैं तो इसे प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। ठीक है, अब कहानी पर वापस आते हैं। पूरा शहर चहल पहल से गुलजार था, क्योंकि लगभग हर घर से लोग बाहर निकलते हुए देखे जा सकते थे, जो शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित एरिना की दिशा में जा रहे थे। ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे 12 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। परीक्षा देने के लिए अलग अलग स्थान हैं। बड़े शहरों में परीक्षा के लिए कई केंद्र होते हैं, क्योंकि वहां अधिक लोग रहते हैं। लेकिन ये शहर उतना बड़ा नहीं है और यहाँ हर साल लगभग 20 प्रतिभागी ही परीक्षा देते हैं। मैदान में पहुंचते ही हमने देखा कि स्टैंड पहले से ही लोगों से खचाखच भरे हुए थे और परीक्षा शुरू हो चुकी थी। माँ देखो, उन्होंने तो शुरू ही कर दिया है। अब मेरा नंबर सबसे आखिर में आएगा, ग्रे ने शिकायत की जब उसने देखा कि टेस्ट पहले ही शुरू हो चुका है। माथा ने अपने बेटे को अवाक होकर देखा। तैयार होने में न जाने कितना समय लगा दिया, फिर भी सारा दोष मुझ पर है, क्योंकि हम देर से आए। अपने बेटे की बात का जवाब देने में उसे आलस आ रहा था। उसने पंजीकरण काउंटर की तलाश शुरू कर दी। चलो चलते हैं और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं नन्हे बेटे, माथा ने रजिस्ट्रेशन वाली जगह की ओर चलते हुए कहा। वहां एक मेज और एक कुर्सी लगी हुई थी और एक आदमी कुर्सी पर बैठकर नाम लिख रहा था। नमस्कार महोदय, मैं अपने बेटे का परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने आई हूँ, माथा ने सोफे पर बैठे व्यक्ति से कहा। ठीक है, उसे 16वें व्यक्ति के रूप में बुलाया जाएगा, ग्रे का विवरण नोट करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा। ठीक है सर, माथा मुड़ी और ग्रे के साथ जाने ही वाली थी। फिलहाल 3 लोग परीक्षा देने के लिए मंच पर जा चुके हैं, बस तैयार रहें। अगर उनका नाम पुकारा जाता है और वे 1 मिनट के भीतर मंच पर नहीं आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उन्हें अपनी परीक्षा के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा। ठीक है, धन्यवाद महोदय, माथा ने बैठने की जगह ढूंढने के लिए ग्रे को अपने साथ ले जाने से पहले उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। अब बैठ जाओ और तमीज से पेश आओ। धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करो और घबराओ मत, ठीक है? माथा ने अपने बेटे को शांत भाव से समझाया। वह जानती थी कि वह कितना शरारती हो सकता है। हालांकि वह बहुत परेशानी खड़ी करता है, लेकिन वह जानती थी कि वह एक समझदार बच्चा है। माँ और बेटे की बातचीत अभी जारी ही थी कि मंच से एक तेज आवाज सुनाई दी। जोनास, अग्नि तत्व से संबद्ध, श्रेणी बैंगनी। परीक्षा लेने वाले एल्डन ने परीक्षा का परिणाम जोर से घोषित किया। जैसे ही इस परिणाम की घोषणा हुई, पूरा स्टेडियम तुरंत हंगामे में डूब गया। क्या उसने अभी अभी पर्पल ग्रेड कहा? हे भगवान, एक बैंगनी ग्रेड दिखाई दिया।
पिछली बार जब एक बैंगनी ग्रेड वाला छात्र सामने आया था तो सभी बड़ी अकादमियों में इस बात को लेकर होड़ मच गई थी कि कौन उसे अपने स्कूल में प्रवेश देगा। प्रतिभाओं को रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और किलिन साम्राज्य के लोगों में 4 रंग प्रचलित हैं: गुलाबी, नारंगी, बैंगनी और नीला। इनमें नीला रंग सर्वोच्च और गुलाबी रंग निम्नतम है। गुलाबी और नारंगी प्रतिभा वाले लोग अधिकांश हैं, जबकि बैंगनी और नीले रंग की प्रतिभा वाले लोग कम हैं। ऐसे दुर्लभ मामले हैं जिनमें लोगों के पास एक से अधिक तत्व होते हैं। कहा जाता है कि साम्राज्य के सम्राट एक दोहरे तत्वविद हैं और उनके पास प्रत्येक तत्व में क्रमशः नीला और बैंगनी ग्रेड है। सम्राट जनता के बीच ज्ञात सबसे शक्तिशाली तत्वविद हैं। प्रत्येक अकादमी के प्रतिनिधियों के बीच तुरंत इस बात पर तीखी बहस छिड़ गई कि जोनास को कौन छात्र के रूप में स्वीकार करेगा। आमतौर पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रतिनिधि आपस में चर्चा करते हैं और फिर किसी एक अकादमी को उस बच्चे को सौंप देते हैं। लेकिन इस मामले में कोई भी अकादमी इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोना नहीं चाहती थी। हालांकि अकादमियों के बाहरी तौर पर अच्छे संबंध थे, फिर भी वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रही थी। खानसी, आप उसे यह चुनने की अनुमति क्यों नहीं देते कि वह किस अकादमी में छात्र के रूप में प्रवेश लेना चाहता है? परिणाम घोषित करने वाले बड़े अधिकारी अकादमियों को भीड़ के सामने अपमानित नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्की सी खांसा और फिर उन्हें एक सुझाव दिया। प्रतिनिधियों ने तुरंत खुद को शांत किया और उत्सुकता भरी निगाहों से जोनास की ओर देखा। प्रतिनिधियों का इतना ध्यान आकर्षित करने पर जोनास को गर्व महसूस हुआ। जोनास ने विनम्रतापूर्वक पूछा, वरिष्ठों, क्या मैं अकादमी में दाखिला लेने का निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, वैसे तो परीक्षा अभी चल रही है, प्रतिनिधियों ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर वे इतने छोटे शहर के किसी भी व्यक्ति के प्रति इतने विनम्र नहीं होते, लेकिन जोनास का मामला अलग था। जोनास अपनी प्रतिभा के बल पर भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनने वाला था, इसलिए उसके साथ अच्छे संबंध रखना बुरा नहीं था, भले ही उसे केवल एक अकादमी में ही प्रवेश मिल पाता। सभी लोग जोनास को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। वह इस समय पूरे अखाड़े में आकर्षण का केंद्र था। उसकी प्रतिष्ठा पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि अकादमी में भी वह एक ऐसा छात्र होगा जिसे अकादमी बहुत संवारेगी। ठीक है, अब परीक्षा जारी रखते हैं, बुजुर्ग ने अखाड़े में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। अखाड़े में मौजूद लोगों ने शोर कम कर दिया। बड़े पादरी ने उन्हें दी गई सूची में से बच्चों के नाम पुकारना जारी रखा। 10वें नाम पर पहुंचने के बाद पादरी ने विराम का आदेश दिया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग नई सूची लेने के लिए किया, जो कुछ लोगों के देर से आने के कारण बनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने परीक्षा इसी तरह आयोजित करने का निर्णय लिया था। 10 मिनट के ब्रेक के बाद परीक्षा फिर से शुरू हुई। देखते ही देखते सूची में 15वें नाम पर पहुंच गया। ग्रे घबरा गया क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली थी। उसकी हथेली पसीने से भीग गई और उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। शांत हो जाओ प्यारे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? माथा ने तुरंत ग्रे के पसीने से तर हाथों को पकड़ लिया ताकि उसे हो रहे तनाव से राहत मिल सके। अगला नंबर ग्रे का है, एल्डन ने सूची में अगला नाम पुकारा। अखाड़े में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उस लड़के का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम पुकारा जाएगा। # चैप्टर 2 एफिनिटी 0। ग्रे घबराते हुए अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं। ग्रे ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। आगे बढ़ो और अपना हाथ पत्थर पर रखो, प्रभारी बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए ग्रे की ओर देखा और उसे उस पत्थर पर हाथ रखने को कहा जिसका उपयोग परीक्षा के लिए किया जाता था। ग्रे ने ध्यान से पत्थर का अवलोकन किया। ये वाकई एक अद्भुत वस्तु थी क्योंकि इसका उपयोग लोगों की प्राकृतिक तत्वों के साथ अनुकूलता और प्रतिभाओं की जांच के लिए किया जाता था। ग्रे ने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ा। उसने पत्थर को देखा और धीरे से उसके पास जाकर उस पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही पत्थर ठंडा लगा। जैसे ही उसने पत्थर पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ कि पत्थर से कुछ निकलकर उसके हाथ से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। ग्रे इस अनुभूति से थोड़ा हैरान हुआ और सहज ही उसने पत्थर से अपना हाथ हटाना चाहा। हिलो मत, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लगा जैसे बड़े ने उसके मन की बात पढ़ ली हो और पत्थर से हाथ हटाने से पहले ही उसने फुसफुसाकर उससे कहा। ग्रे ने खुद को शांत किया और उस विचित्र ऊर्जा को अपने शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दिया। ऊर्जा उसके हाथ से निकली और फिर उसके शरीर के हर हिस्से के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। 3 बार चक्कर लगाने के बाद
उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसी तरह उसके शरीर से निकल रही है जैसे वह आई थी। जब ऊर्जा उसके शरीर से निकल गई तो वह आखिरकार शांत हो गया। बुजुर्ग ने कुछ देर तक ग्रे को देखा, फिर पत्थर के करीब चले गए। उन्होंने पत्थर को ध्यान से निहारा, फिर ग्रे की ओर दोबारा देखा। अपना हाथ इस पर एक बार फिर रखो, उसने ग्रे से कहा। ग्रे एल्डर के इस काम को देखकर हैरान था। उससे पहले जितने भी बच्चों ने परीक्षा दी थी उन सभी ने सिर्फ एक बार परीक्षा दी थी और एल्डर परिणाम घोषित कर देते थे। आखिर उसका मामला अलग क्यों था? वह आदेश को ठुकरा नहीं सका, इसलिए उसने अपना हाथ दोबारा उस पर रख दिया। ग्रे को दोबारा पत्थर पर हाथ रखते देख दर्शक काफी आश्चर्यचकित रह गए। क्या हो रहा है? वो बच्चा फिर से ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पत्थर में कोई समस्या है? अपने बच्चों को वहां लेकर आए कुछ माता पिता ग्रे को पत्थर पर हाथ रखते और दोबारा परीक्षा देते हुए देखकर संदेह करने लगे। माता बिना किसी भावना के बस देखती रही, मानो उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। हालांकि अंदर ही अंदर उसे दुख हो रहा था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने उससे कहा था कि वह ग्रे को टेस्ट के लिए जरूर ले जाए और वह मना नहीं कर सकी, इसलिए उसने ऐसा ही किया। ये प्रक्रिया फिर से दोहराई गई। बुजुर्ग व्यक्ति पत्थर के पास दोबारा देखने के लिए गया और फिर से स्तब्ध रह गया। उसने पत्थर को देखा, फिर ग्रे की ओर देखा और आह भरी। जब उसने ग्रे की ओर देखा तो उसकी आंखों में सहानुभूति झलक रही थी। ग्रे बड़े के इस तरह देखने से अचंभित रह गया। उसे अचानक एक बुरा आभास हुआ। वरिष्ठ, परिणाम क्या रहा? ग्रे ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा। ग्रे एफिनिटी 0। एल्डर ने जोर से परिणाम की घोषणा की। तारांकन बूम। ग्रे को जैसे बिजली का झटका लगा हो, वह वहीं अवाक खड़ा रहा और बस उस बुजुर्ग को घूरता रहा। क्या? बिल्कुल भी लगाव नहीं। मैंने ऐसे लोगों के बारे में ही सुना है जिनका किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है। तो सचमुच ऐसे लोग भी हैं जिनका किसी से कोई जुड़ाव नहीं होता। बेचारा बच्चा है, वह बिना किसी लगाव के कैसे जी सकता है? अफसोस, उसने हमें बेवजह इंतजार करवाया। मुझे तो लगा था कि वह कोई खास है क्योंकि सीनियर ने उसे दोबारा परीक्षा देने को कहा था। कौन जानता था कि उसमें कोई रुचि ही नहीं है। दर्शकों में हैरानी भरी आवाजें सुनाई दी और कुछ लोगों ने तिरस्कार भी जताया। कुछ लोग तो बस गिरे हुए आदमी को लात मारने के आदी होते हैं। आह, उम्मीद है कि वह टूट न जाए, माथा ने उदास स्वर में कहा। शोरगुल के बीच ग्रे बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, कैसे? प्रतिनिधियों ने मंच पर खड़े लड़के को देखा और उस पर दया महसूस की, लेकिन चूंकि उसमें किसी भी प्रकार की मौलिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वह उनके किसी काम का नहीं था। उन्होंने परीक्षा के प्रभारी एल्डर की ओर देखा और उन्हें परीक्षा जारी रखने का संकेत दिया। वे परीक्षा के जल्द समाप्त होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें जोनास के निर्णय की प्रतीक्षा थी। परीक्षा जल्दी शुरू कीजिए एल्डर, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। स्टारलाइट अकादमी के प्रतिनिधि ने एल्डर से परीक्षा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। चूंकि ग्रे में किसी भी प्रकार की आत्मीयता नहीं थी, इसलिए वह एक अपंग व्यक्ति से कम नहीं था। बच्चे, निराश मत हो। तुम शायद देर से परिपक्व हो रहे हो, क्योंकि कुछ लोग समय पर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। लूना अकादमी के प्रतिनिधि ने ग्रे को सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता था। हालांकि आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। ग्रे ने प्रतिनिधियों की ओर देखा। वह उनमें से किसी को भी जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बेजान ज़ोंबी की तरह मंच से नीचे उतर गया। वह सीधा चलता रहा और अपनी सीट पर वापस जाना भी भूल गया। ये बच्चा, माथा चिंतित होकर उसके पीछे गई। वह जानती थी कि ग्रे बहुत हंसमुख है और इस घटना का उस पर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि समय के साथ वह इस अंधेरे से बाहर निकल आएगा। अगला, बड़े ने परीक्षा जारी रखी और सभी का उत्साह तुरंत फिर से जागृत हो गया। चूंकि यह त्रासदी उनमें से किसी के साथ नहीं घटी थी, इसलिए वे वास्तव में शोक में डूबने के लायक नहीं थे। जोनास ने बिना किसी भावना के ग्रे की धुंधली होती परछाई को देखा। उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, क्योंकि भले ही उसमें कोई प्रतिभा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बैंगनी प्रतिभा किसके पास है। बचपन से ही उसने बड़े सपने देखे थे और अब चीजें उसकी कल्पना के अनुसार होने लगी थी। परीक्षा सामान्य रूप से चली और जल्द ही समाप्त हो गई। परीक्षा पूरी होने के बाद जोनास प्रतिनिधियों के पास गया और उन्हें अपना निर्णय बताया। उसने स्टारलाइट अकादमी में दाखिला लिया क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से अकादमी संघ का अग्रणी माना जाता था। आम राय में
स्टारलाइट अकादमी सबसे मजबूत मानी जाती थी और जोनास अपने लिए सबसे अच्छा चाहता था। आज परीक्षा में कई घटनाएं घटी। पहले एक बैंगनी प्रतिभा प्रकट हुई और फिर एक ऐसा व्यक्ति भी प्रकट हुआ जिसका किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं था। परीक्षा में हुई घटना की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई। जब शहर में रहने वाले लोगों ने जोनास के बारे में सुना तो वे उसकी बैंगनी प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जोनास ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस परीक्षण के बाद प्रसिद्ध हुआ। ग्रे का नाम भी व्यापक रूप से फैल गया क्योंकि वह किसी भी मौलिक तत्व से संबंधित नहीं था। बाद में ये घोषणा की गई कि जोनास ने स्टारलाइट अकादमी में दाखिला ले लिया है और वह तुरंत अकादमी के प्रतिनिधि के साथ रवाना हो गया। तारांकन दस्तक दस्तक। ग्रे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माथा ने ग्रे के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। वह कुछ देर तक इंतजार करती रही। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ग्रे ने कर्कश आवाज में पूछा। अपने बेटे को इस हालत में देखकर माथा को बहुत दुख हुआ। वह नहीं चाहती थी कि किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ तत्ववादियों का वर्चस्व है वहाँ किसी तत्व से जुड़ाव न होना अपंग होने के समान है। मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पापा ने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? माथा ने ग्रे के गाल सहलाते हुए कहा। हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे कभी भी खुद पर हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ तक कि जब दुनिया मुझसे हार मान ले तब भी उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा डटकर खड़ा रहना चाहिए और मजबूत बने रहना चाहिए। ग्रे ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में ज्यादा दृढ़ता नहीं थी। मुझे पता है मेरा बेटा सबसे महान है। माथा ने ग्रे की ओर प्यार से देखा। ग्रे जानता था कि उसकी माँ उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी जब भी वह इस बारे में सोचता कि वह बिना किसी तत्व के कैसे रहेगा तो वह और भी उदास हो जाता था। ग्रे, ये बात याद रखना, जो चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है वही तुम्हें खास बनाती है। तुम इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। मैं ये बात तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है उसका जीवन साधारण नहीं होना था। तुम सबसे ऊपर राज करोगे, सिर्फ तुम ही सर्वोच्च रहोगे और कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं होगा। माथा ने अपने बेटे की आंखों में देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा। जो चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है वही आपको खास बनाती है। ये वाक्य ग्रे के दिमाग में बार बार गूंज रहा था और उसे उस अंधेरे में रोशनी की किरण दिखने लगी जिसमें वह डूब गया था। भले ही थोड़ी सी ही सही, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उसे अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। माथा तब खुश हुई जब उसने देखा कि उसकी बातों पर उसने कुछ प्रतिक्रिया दी है। वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। वह अपने बेटे के सामने केवल मजबूत होने का दिखावा कर रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह जल्द ही खुद को संभाल ले। मुझे पता है आपने कहा था कि यह उसके भविष्य के लिए है, लेकिन आप उसे इस सब से क्यों गुजारना चाहते हैं? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए गुस्से से कहा। कोई भी माँ अपने बच्चे को उदास नहीं देखना चाहती। परिणाम घोषित होने पर उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे बहुत बुरा लगा। कहीं दूर, अब तक तो वो 12 साल का हो गया होगा। समय कितनी तेजी से बीतता है, पता चलने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सोचकर हैरानी होती है। उम्मीद है माथा उसका मूड ठीक कर पाएगी। इतना ही नहीं, मुझे उनकी बहुत याद भी आ रही है। एक आवाज ने उदासी से भर कर कहा। # अध्याय 3 जागृति। रेड सिटी के उत्तर पश्चिम में जंगल के एक पथरीले हिस्से पर एक छोटा लड़का घुटनों पर हाथ रखे खड़े खड़े हौंफता हुआ दिखाई दे रहा था। थकावट से झुके होने के कारण उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो एक बेहद खूबसूरत चेहरा नजर आया। उसके छोटे काले बाल थे और उल्टा त्रिभुजाकार चेहरा था। उसके होंठ धनुषाकार थे और आंखें काली और सुंदर थीं। धूप में रोजाना ज्यादा समय बिताने के कारण उसकी त्वचा तनी हुई थी। उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और उसका शरीर सुडौल था। उसकी गठीली मांसपेशियां उसके आकर्षक व्यक्तित्व को और भी निखार रही थीं। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाएगी। ग्रे खड़ा हुआ और अपने हाथों को देखा जो उसकी उम्र के हिसाब से काफी खुरदुरे लग रहे थे। परीक्षा के दिन को 3 साल बीत चुके थे। कुछ समय तक उदासी में डूबे रहने के बाद वह खुद को संभाल पाया। एक दिन रात के खाने के दौरान माथा ने सुझाव दिया कि उसे अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उस तत्व का उपयोग करके वह उसे स्वस्थ नहीं रख सकता था। पहले तो उसने इस विचार को नकार दिया, लेकिन माथा के बार बार समझाने पर उसने आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया। ग्रे ने इस विचार को अपनाया और तब से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 3 साल बीत चुके हैं।
वह भूल ही गया था कि कितनी बार उसने इतना कठिन प्रशिक्षण लिया था कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता था। वह हमेशा से दृढ़ निश्चयी रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि अगर वह साधना नहीं कर सकता तो वह अपनी सारी ऊर्जा अपने शरीर को मजबूत बनाने में लगाएगा। इसके अलावा यहाँ समय बिताने से उसे अपने साथ घटी घटनाओं की वास्तविकता से मुक्ति मिलती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे अंधेरा होने से पहले वापस जाना चाहिए। कड़ी ट्रेनिंग के बाद शरीर के जवाब देने से पहले ही ग्रे तुरंत घर की ओर भागा। वह हर दिन ट्रेनिंग के लिए निकलते समय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लाल शहर। माँ, मैं घर आ गया। ग्रे ने दरवाजा खोलते हुए और घर में कदम रखते हुए चिल्लाया। अंदर घुसते ही ग्रे को रसोई से एक शानदार खुशबू महसूस हुई। ठीक है बेटा, जाओ तरोताज़ा हो जाओ, खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। माथा की आवाज़ रसोई से आई। ठीक है माँ, ग्रे ने गर्म पानी से नहाने जाते हुए जवाब दिया। वह ट्रेनिंग के बाद हमेशा गर्म पानी से नहाता है क्योंकि इससे थकान दूर होती है, लेकिन अच्छी नींद से बढ़कर कुछ नहीं। 10 मिनट बाद ग्रे नीचे आया और मेज पर एक अद्भुत दृश्य देखा। माथा ने उसका पसंदीदा खाना तैयार किया था। आज तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? माथा ने ग्रे को खाना खाने के लिए बुलाते हुए पूछा। ये ठीक था, मैं अपने सामान्य समय से 30 मिनट अधिक समय तक अभ्यास कर सका, ग्रे ने गर्व से कहा। क्या आज कुछ अजीब हुआ? माथा ने उत्सुकता से ग्रे से पूछा। नहीं माँ, जब भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग में अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तुम मुझसे हमेशा यही सवाल पूछती हो, ग्रे ने पूछे बिना नहीं रह सका। माथा उससे आजकल अक्सर यही सवाल पूछती थी और इससे वह थोड़ा परेशान हो रहा था। अगर मैं अपने शरीर को ज्यादा ही कसरत कराऊं तो क्या मुझे कुछ हो जाएगा? ग्रे को डर लगने लगा था। तत्ववादी अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं करते, तत्व ही उनके लिए ये काम करते हैं। लेकिन इसका परिणाम शरीर को प्रशिक्षित करने से भिन्न होता है। अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित करने के कारण उनका शरीर उनकी उम्र के अधिकांश तत्ववादियों की तुलना में अधिक मजबूत है। कुछ नहीं बेटा, माथा ने जवाब दिया। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं की हों? उसने कहा था कि 15 साल का होने के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तो 5 महीने बीत चुके हैं। माथा अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित होने लगी। हालांकि उसने अपनी चिंता को मन में ही रखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ग्रे ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा, फिर अपना ध्यान खाने पर केंद्रित कर लिया। खाना खाने के बाद उसने माथा से कुछ देर बात की और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। समय बीतने के साथ ग्रे का व्यक्तित्व निखर गया और वह सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ सका। उसकी परिस्थिति ने उसे अकेले में पढ़ने में सुकून ढूंढना सिखाया। ग्रे ने अपनी दिनचर्या जारी रखी और देखते ही देखते 1 और महीना बिना किसी बड़ी घटना के बीत गया। एक दिन ग्रे जंगल में अपनी नियमित ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक उसे सामान्य से अधिक गर्मी लगने लगी और पसीना आने लगा। उसे लगा कि शायद ये ट्रेनिंग की वजह से है, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया ताकि उसका तापमान सामान्य हो सके। समय बीतने के साथ साथ उसकी गर्मी बढ़ती गई और उसे पसीना भी अधिक आने लगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? ग्रे घबरा गया। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और जितनी तेजी से हो सकता था घर की ओर भागा। ग्रे अपनी ट्रेनिंग की वजह से ज्यादातर लोगों से तेज है। गति के मामले में केवल कुछ पवन और बिजली तत्ववादी ही उससे आगे निकल सकते हैं, और उसकी सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे लंबी दूरी तक दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। घर पहुंचते ही उसने तुरंत अपने सारे कपड़े उतारे और ठंडे पानी में कूद गया। उसके शरीर में गर्मी लगातार बढ़ती गई और अंत में वह इसे सहन नहीं कर सका। दर्द से चीखने के बाद वह बेहोश हो गया। उसके शरीर में इस समय बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और उसका शरीर अपने आप ही आसपास के तत्वों को सोखने लगा था। उसका शरीर एक ब्लैक होल की तरह था जो लालच से तत्वों को अवशोषित कर रहा था। उसकी सुडौल त्वचा धीरे धीरे अपने सामान्य गोरे रंग में लौटने लगी और उसकी खुरदरी हथेली भी बच्चे की हथेली की तरह चिकनी हो गई। जब वह जागा तब तक काफी शाम हो चुकी थी और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर पूरी तरह से कपड़े पहने हुए था। मुझे किसने कपड़े पहनाए? अपनी इस हालत को देखकर उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया। जो कुछ भी हुआ था उससे वह भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगा और किसी तरह उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद वह नीचे गया और माथा को एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे देखा। जब उसने उसे नीचे आते देखा तो उसने अपना सिर उठाया और ग्रे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। माँ, क्या तुमने ही मुझे कपड़े पहनाए थे? ग्रे ने उसे देखकर अपने मन में उठ रहे सबसे महत्वपूर्ण सवाल को पूछा।
ग्रे को शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे याद था कि बेहोश होने के समय वह पूरी तरह नग्न था। माथा इस सवाल से अचंभित रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जागने के बाद ग्रे ने सबसे पहले यही पूछा कि उसे कपड़े किसने पहनाए। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, माथा ने ग्रे की ओर देखते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में यह भाव था, क्या तुम इस घर में किसी और के साथ रहते हो? अगर तुमने ये सवाल दोबारा पूछा तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। वह सचमुच शर्मिंदा है क्योंकि मैंने उसे कपड़े पहनाए हैं। मैं उसकी माँ हूँ। ये बच्चा, माथा ने व्यंग्यपूर्वक सोचा। जब ग्रे ने माथा का जवाब सुना तो वह और बात करना चाहता था, लेकिन माथा की आंखों में दिख रहे भाव को देखकर उसने तुरंत अपने शब्द रोक लिए। वह जानता था कि अगर वह गुस्सा हो जाए तो कितनी भयानक हो सकती है। ग्रे, तुम्हें क्या हुआ था? जब मैं वापस आई तो तुम बेहोश क्यों थे? माथा ने चिंता से पूछा। मुझे नहीं पता माँ, ट्रेनिंग के दौरान अचानक मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। मैं जल्दी से घर आया और ठंडे पानी से नहाया, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। ग्रे ने बेहोश होने से पहले की सारी घटना बताई, बस बच्चे की तरह चीखने वाला हिस्सा छोड़ दिया। वह अपनी माँ के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहता था। ये सुनकर माथा तुरंत गहरी सोच में डूब गई। उसने ग्रे की तरफ एक नज़र डाली और फिर उठकर उसके लिए खाना बनाने रसोई की ओर चल पड़ी। उसके पास से गुजरते हुए वह वहीं जम गई और उसे सिर से पैर तक फिर से देखने लगी। ग्रे ने अपनी त्वचा में आए बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे देखता रहा। वह जो कुछ भी देखा उससे दंग रह गया। ये कैसे संभव है? उसने अपनी त्वचा को देखा और उसकी नजरें उसकी हथेली पर टिक गईं। माथा ने उसे और भी हैरानी से देखा। उसकी त्वचा का रंग इतनी अचानक कैसे बदल सकता है? पुनश्च पुस्तक की पृष्ठभूमि मध्ययुगीन होगी, क्योंकि कुछ लोग इसे आधुनिक मान सकते हैं। तारांकन चैप्टर 4 खेती। माथा ग्रे को देखती रही। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माँ, क्या हो रहा है? ग्रे ने पूछा। वह सही था, शुक्र है उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। माथा बेहद खुश थी। माँ, कौन सही था? आखिर क्या हो रहा है? ग्रे अपनी माँ के मौजूदा अजीब व्यवहार के कारण घबराया हुआ था। तुम्हारे पिताजी, माथा ने खुशी से कहा। पिताजी? ग्रे ने अपनी भौहें उठाईं। स्पष्ट रूप से वह अभी भी चल रही हर बात को लेकर असमंजस में था। हाँ ग्रे, तुम्हारे पिता ने। उन्होंने मुझे बताया था कि जब तुम 12 साल के हो जाओगे तो अगर तुम परीक्षा दोगे तो हो सकता है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत न कर पाओ। माथा ने धीरे धीरे अपने बेटे को समझाया। रुको, क्या उसे पता था कि मेरा किसी भी तत्व से कोई लगाव नहीं होगा? उलझन में पड़े ग्रे ने पूछा। खैर, ये कहना तो गलत होगा कि उसे पता था, लेकिन हाँ, उसे पता था। उस लिखित दस्तावेज के अनुसार इसे 15 साल तक आपके अंदर रहना होगा। माथा ने जारी रखा। मेरे अंदर? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या उसने मेरे अंदर कुछ डाला है? ग्रे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ बेटा, जन्म के समय तुम्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं और मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम्हारे पिता अपने एक साहसिक अभियान से लौटे और तुम्हारी इतनी अस्वस्थता देखकर उन्होंने भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया और तुम्हें अपने सबसे अच्छे चिकित्सकों के पास भी ले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ भी कारगर नहीं हुआ। माथा ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। तो मैं कैसे ठीक हुआ? ग्रे ने उत्सुकता से पूछा। उसे कभी पता ही नहीं चला कि नवजात शिशु के रूप में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। एक मोती, माथा ने कहा। एक मोती किसी को कैसे ठीक कर सकता है? ग्रे ने अभी भी भ्रमित होकर पूछा। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। माथा मुस्कुराए और उसने अपने बेटे के साथ हुई घटना का ब्यौरा दिया। अपने पिता के एक साहसिक अभियान के दौरान वह संयोगवश एक प्राचीन खंडहर मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के एक गुप्त कक्ष में उसने एक अनेक रंगों वाला मोती धीरे धीरे घूमता हुआ देखा। घूमते हुए मोती के नीचे एक ग्रंथ था, जिसे पढ़कर वह उसमें निहित जानकारी से चकित रह गया। उसने तुरंत मोती और साधना विधि को अपने पास रख लिया। जी हाँ, साधना विधि, जिसे वह ग्रंथ समझ रहा था, वह वास्तव में साधना विधि थी। उसे मोती से प्राप्त अनुभूति याद थी और उसे पूरा यकीन था कि वह नकली नहीं थी। साधना तकनीक का वर्णन अद्वितीय था। उसमें लिखा था कि 15 वर्षों के बाद मोती के साथ आत्मसात हो जाने पर व्यक्ति सभी तत्वों पर नियंत्रण पा लेगा। ये देखकर वह इसे विकसित करना चाहता था, लेकिन अफसोस, इसमें एक पेंच था। पहली बात तो ये कि मोती केवल ऐसे शरीर में समाहित हो सकता है जिसमें अभी तक कोई तत्व जागृत न हुआ हो, और शरीर में पूरी तरह समाहित होने में 15 साल लग जाएंगे।
यदि उस मोती में किसी को सभी तत्वों को प्रशिक्षित करने की क्षमता प्रदान करने की ऐसी असाधारण क्षमता है, तो किसी को बचाना असंभव नहीं होगा। जब उसने यह बात रखी तो माथा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आखिर कौन सी माँ अपने बच्चे के शरीर में एक अज्ञात मोती रखने की अनुमति देगी? लेकिन जब उसके पति ने उसे समझाया और ये देखा कि ग्रे को बचाने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते, तो उसने दांत पीसकर यह बात मान ली। 2 दिन बाद उसका बच्चा उतना ही स्वस्थ था जितना उसे होना चाहिए था। हालांकि उसने ग्रे को परीक्षण में भाग लेने के लिए साथ ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या वह तब अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। उसे उम्मीद भी थी कि शायद वह किसी शक्ति को जागृत कर ले, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। ग्रे को इस बारे में बताने का ख्याल उसके मन में तब आया जब उसने परीक्षा के बाद उसे इतना उदास देखा, लेकिन फिर सोचा, अगर 15 साल की उम्र तक पहुंचने पर भी उसमें कोई तत्व जागृत न हो तो क्या होगा? तब वह उसे क्या बताएगी? वह 12 साल की उम्र में तत्व जागृत न होने से भी कहीं ज्यादा सदमे में होगा। 15 साल की उम्र पार करने के बाद भी उसमें कोई बदलाव न देखकर वह भी उम्मीद खोने लगी थी। उस पत्र में लिखा था कि ग्रे को अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जो वह लगभग 3 साल से कर रहा था। इसलिए उसका इस बारे में भयभीत होना स्वाभाविक था। ग्रे ये सब सुनकर स्तब्ध होकर बैठ गया। लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। जब आप 15 वर्ष के हुए, तब क्या आपने अपनी आंतरिक प्रतिभा को जागृत किया? माथा ने पूछा। ग्रे ने सिर हिलाया। मुझे पता है ये एक कमजोर बहाना लग सकता है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे अंदर कुछ डाल दिया गया है और तुम 12 साल की उम्र तक नहीं, बल्कि 15 साल की उम्र तक अपने तत्व को जागृत कर पाओगे, तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये बात हर जगह मानी जाती है कि 12 साल की उम्र तक ही कोई अपने तत्व को जागृत कर सकता है। हालांकि कुछ लोग देर से जागृत होते हैं, लेकिन जन्म से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शायद परीक्षा के बाद तुम्हें लगने लगे कि मेरी बात सच है, लेकिन 15 साल की उम्र के बाद क्या होगा? फिर क्या? मुझे भी उम्मीद खोने लगी थी, माथा ने शांति से कहा। माथा की व्याख्या सुनकर ग्रे को पता चल गया कि वह सही कह रही थी। अगर माथा उससे कहती कि 12 बजे तक उसका तत्व जागृत नहीं होगा, तो वह किसी भी हालत में इस बात पर विश्वास नहीं करता। जब उसने सोचा कि नवजात शिशु के रूप में उसकी कमजोरी के कारण उसके माता पिता को कितना दुख सहना पड़ा होगा, तो उसे उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आया। कम से कम उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, भले ही इसका मतलब अज्ञात स्रोत वाले मोती पर अपनी आखिरी उम्मीद टिकाना था। कम से कम वे अपने बच्चे को बचाना तो चाहते थे। हालांकि उसके मन में ये ख्याल आया कि यह सब नकली है और शायद इससे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसे याद आया कि उस समय उसकी माँ ने क्या कहा था, कि वह तो वैसे भी मर रहा है। कुछ समय बाद उसे तुरंत वह सब याद आ गया जो उसने सुना था। तो अब मैं एलिमेंटलिस्ट बन सकता हूँ? ग्रे ने यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा पूछा। हाँ, कोई साधारण तत्ववादी नहीं, बल्कि वह जो सभी तत्वों को नियंत्रित करता है, माथा ने खुशी से ग्रे का हाथ पकड़ते हुए कहा। सभी तत्वों पर नियंत्रण, ये बात उसके कानों में गूंजती रही। कोई व्यक्ति सभी तत्वों पर नियंत्रण कैसे रख सकता है? ग्रे ने हैरानी से पूछा। इसे ध्यान से पढ़ें, उसने ग्रे को पांडुलिपि सौंपते हुए कहा। ग्रे ने उससे वह पांडुलिपि ले ली, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने उसे खोलने से पहले ध्यान से पढ़ा, फिर उसने बड़ी उत्सुकता से उसे देखा। उस ग्रंथ में उसे तकनीक को विकसित करने का सटीक तरीका बताया गया था। मोती के बिना कोई भी तकनीक तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे कभी भी विकसित नहीं कर पाएगा। ग्रे ने आखिरकार अपने विचारों को शांत किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि माँ इतनी आत्मविश्वासी थी। ये वाकई में फायदेमंद है, ग्रे ने खुशी से सोचा। ग्रे को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ वापस पा लिया हो, एक इच्छा, ताकतवर बनने की इच्छा। बचपन से ही वह सबसे ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन परीक्षा के समय वह इच्छा दब गई थी। लेकिन अब वह आग अचानक फिर से जल उठी है, और पहले से कहीं ज्यादा तेज जल रही है। आखिरकार मैं खेती कर पाऊंगा, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। ग्रे ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ग्रे साधना शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया। उसने बहुत लंबा इंतजार किया था और अब आखिरकार वह साधना शुरू कर सकता था। माथा ने ग्रे को अंदर जाते हुए देखा और उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि वह एलिमेंटलिस्ट बनने के लिए कितना बेताब था। उसे उसके लिए खुशी हुई, अब वह शिखर की ओर अपना सफर शुरू कर सकता था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से उन पर विजय प्राप्त कर लेगा।
उसने अपने सफर में ऐसी ही एक बाधा को पार कर लिया था और वह सबसे कठिन बाधाओं में से एक थी। ग्रे अंदर गया और तुरंत ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वह तकनीक के पैटर्न का अनुसरण कर सकता है। वह पद्मासन में बैठ गया और मन को शांत करने के लिए स्थिर रहा। 10 मिनट बाद वह अंततः ध्यान की अवस्था में पहुंच गया। उसने ग्रंथ में दिए निर्देशों का पालन किया। उसने अपने शरीर में ऊर्जा की खोज करने का प्रयास किया, जिसमें उसे लगभग 1 घंटा लगा, और इस दौरान वह कई बार असफल भी रहा। मिल गया। अब दूसरे चरण की बारी है। ऊर्जा प्राप्त करने में सफल होने पर ग्रे रोमांचित था। अब अगला कदम उसके शरीर में ऊर्जा को एक विशेष पैटर्न में प्रवाहित करना था। उसे अपने शरीर को इसके अभ्यस्त करने के लिए इस चक्र को 10 बार दोहराना होगा। ग्रे ने पहली बार कोशिश की और ऊर्जा को उसके वर्तमान स्थान से हिलाने में भी असफल रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तब भी हार नहीं मानी जब उसे पता चला कि उसमें किसी भी तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, और अब तो वह सभी तत्वों के साथ संबंध स्थापित करके साधना कर सकता है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रही। पूरी रात वह कोशिश करता रहा, पर कोई प्रगति नहीं हुई। जब तक वह पूरी तरह थक गया, तब तक लगभग भोर हो चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं सो गया। लगातार कोशिशों से उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। जब वह जागा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में दर्द था और वह अभी भी थका हुआ था। अगर कोई सामान्य तत्ववादी उसकी तरह ये सब करने की कोशिश करता, तो वह 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। इस साधना तकनीक का मानव शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे विकसित करने से पहले इतने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर प्रशिक्षण शुरू करने से पहले मेरा शरीर ऐसा होता, तो मैं 1 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, ग्रे ने अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए कहा। ये प्रक्रिया 2 दिन और चली, जिसके बाद ग्रे ने धीरे धीरे प्रगति करना शुरू किया। आखिरकार वह उसे हिलाने में सक्षम हो गया, हालांकि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ तो था। वह बहुत खुश था, लेकिन अपनी इस मामूली प्रगति के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द भी हो रहा था। अपने कठिन प्रशिक्षण के कारण वह दूसरों की तुलना में दर्द को अधिक सहन कर सकता था, क्योंकि वह प्रशिक्षण सत्र में लगभग हर दिन अपने शरीर को थका देता था। 1 और सप्ताह बीतने के बाद वह एक व्रत पूरा करने में सक्षम हो गया। विभिन्न तत्वों का उपयोग करते हुए खुद की कल्पना करने पर वह उत्साहित हो गया और बिस्तर पर लेटे लेटे हंसने लगा। हालांकि शरीर में हो रहे दर्द के कारण वह ठीक से हंस नहीं पा रहा था। दूसरे चक्र के दौरान ग्रे को दर्द थोड़ा बढ़ गया। वह पहले से ही दर्द महसूस करने लगा था। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता, इस दर्द से मेरी जान ही चली जाएगी, इससे पहले कि रक्त संचार पूरा हो पाए। मुझे इसे कम करने का कोई उपाय ढूंढना होगा। दर्द उसके लिए लगभग असहनीय होता जा रहा था। उसे जल्दी से कोई उपाय सोचना था, नहीं तो उसे काम रोकना पड़ेगा और फिर कभी जारी रखना पड़ेगा। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। मैं कल अभ्यास के लिए निकलूंगा, काफी समय से मैंने अभ्यास नहीं किया है, ग्रे ने कहा। वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करने का आदी हो चुका था, और इन दिनों उसने पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। उसे इसकी कुछ कमी महसूस हो रही थी। ग्रे ने रक्त संचार रोककर नींद में प्रवेश किया। वह कल सुबह जल्दी उठकर लंबे प्रशिक्षण सत्र के लिए जाएगा। चैप्टर 5 सदमा। अगली सुबह जल्दी ग्रे ऊर्जा से भरपूर होकर उठा और अपने कमरे से बाहर भागा। उसने बैठक में माथा को देखा और उसे बताया कि वह अभ्यास करने जा रहा है। माथा ने देखा कि साधना शुरू करने के बाद से ग्रे कितना खुशमिजाज हो गया था। हालांकि उसने अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन यह अच्छी बात थी कि वह अब साधना कर सकता था। माथा को आश्चर्य हुआ कि ग्रे प्रशिक्षण लेने जा रहा था। उसे याद आया कि ग्रे ने जब से इस तकनीक का अभ्यास शुरू किया था, तब से वह पूरी तरह से इसमें लीन हो गया था। जाने से पहले कुछ खा लेना, और हाँ, अपने साथ कुछ खाना ले जाना भी याद रखना, माथा ने तुरंत चिल्लाकर कहा जब उसने देखा कि ग्रे बिना खाए जाने वाला है। ग्रे जल्दी से वापस आया और कुछ खाना खाया। उसने थोड़ा खाना साथ लिया और अपने रास्ते चला गया। आज मैं देर से लौटूंगा, ग्रे ने बाहर से चिल्लाकर कहा। माथा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ग्रे कस्बे में दाखिल हुआ और उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां वह अक्सर अभ्यास करता था। जब आसपास के कुछ लोगों ने उसे देखा, तो वे तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। कचरा। ग्रे ने अपनी उम्र के एक लड़के को उस पर चिल्लाते हुए देखा। अगर यह पहले की बात होती, तो उसे बुरा लगता जब उसे कचरा कहा जाता। लेकिन अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वे उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ग्रे ने उनकी अनदेखी की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया।
लड़का नाराज था क्योंकि ग्रे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, उसने अपने साथ मौजूद दोस्तों से कहा। बहुत से लोग जानते थे कि ग्रे अक्सर अभ्यास के लिए जंगल जाता है। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि वह पागल हो गया है क्योंकि वह निकम्मा था। हालांकि उस लड़के में हवा के साथ एक मौलिक संबंध था। उसकी प्रतिभा निम्न स्तर की थी और वह साधना में माहिर नहीं था। यही कारण था कि वह अकादमी के बजाय शहर में था। अकादमियों द्वारा आमतौर पर एक परीक्षा ली जाती है। यदि उन्हें लगता है कि कोई छात्र प्रगति नहीं कर रहा है तो उसे निकाल दिया जाता है। अकादमियों में दबाव और प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। ये लड़का और उसके दोस्त निकाले गए छात्रों में शामिल थे। हालांकि उसे निकाल दिया गया था, फिर भी वह कलेक्शन प्लेन के 8वें चरण में था। उसकी उम्र के हिसाब से तो उसे अब तक फ्यूजन प्लेन में पहुंच जाना चाहिए था। ग्रे अपने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचा और तुरंत अपने नियमित प्रशिक्षण सत्र में जुट गया। देखते ही देखते अंधेरा होने लगा और फिर भी उसे पहले की तरह थकान महसूस नहीं हुई। वाह, लगता है मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया है। मैं जल्दी थके बिना लंबे समय तक प्रशिक्षण कर सकता हूँ, ग्रे ने आश्चर्य से कहा। क्या यह मेरी वर्तमान में अभ्यास की जा रही तकनीक के कारण हो सकता है? उसने कुछ देर सोचा। चूंकि उसे कारण समझ नहीं आया, इसलिए उसने फिलहाल इस बारे में सोचना छोड़ दिया। ग्रे ने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ा। जंगल से रेड सिटी की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क के किनारे कुछ युवक एकत्रित दिखाई दिए। उनका नेता लगभग 15 वर्ष का एक लड़का था। वे कुल 4 लड़के थे जो सड़क के किनारे एकत्रित होकर बातें कर रहे थे। जब ग्रे उनके पास पहुंचा तो वह रुका और उन्हें देखने लगा। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वह इस तरह की स्थिति का सामना पहले भी कर चुका था। लेकिन चूंकि वह अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हमेशा उनसे बचने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन हाल ही में उसे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी और वह भी उन्हीं की तरह एक एलिमेंटलिस्ट था। ये रहा कचरा, लड़कों। डेरेक ने ग्रे की ओर तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। डेरेक की बात सुनकर लड़के तुरंत हंसने लगे। ग्रे ने उनकी तरफ देखा। चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ हो ग्रे। तुमने आज सुबह मुझे साफ तौर पर नाराज कर दिया। मैंने तुम्हें फ़ोन किया और तुमने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, डेरेक ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सुनकर डेरेक के साथियों ने दबे स्वर में हंसी। ये सुनकर ग्रे के चेहरे का भाव बदल गया। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? मुझे याद नहीं कि आपने मेरा नाम कब पुकारा। मुझे पता है कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन आप स्पष्ट रूप से किसी और से बात कर रहे थे, ग्रे ने शांत स्वर में कहा। कमीने, मैंने तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, डेरेक ने ग्रे से कहा। क्या आपने मेरा नाम पुकारा? ग्रे ने बात स्पष्ट करने के लिए पूछा। हाँ, मैंने किया, डेरेक ने पुष्टि की। कचरा, ग्रे ने कहा। हाँ, डेरेक ने ग्रे की बात का जवाब दिया। जवाब देने के बाद वह एक पल के लिए रुका और उसे एहसास हुआ कि ग्रे उसे कचरा कह रहा था और उसने जवाब भी दे दिया। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम कचरा है। मैंने साफ सुना जब किसी ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुमने जवाब दिया कचरा। इसलिए मुझे लगा कि तुम किसी और से बात कर रहे थे, ग्रे ने मजाकिया लहजे में कहा। तुम? डेरेक गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके साथ आए लोग उस पर हंस रहे थे। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अभी घुटने टेककर माफी मांगो। डेरेक ने देखा कि शब्दों की लड़ाई में ग्रे को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने उसे अपमानित करने का एक नया तरीका खोजने का फैसला किया। ग्रे ने उसकी तरफ देखा और उपहास उड़ाया। मेरे रास्ते से हट जाओ डेरेक, मेरे पास तुम्हारे खेल के लिए समय नहीं है, ग्रे ने उससे आगे बढ़ते हुए कहा। डेरेक ने तुरंत अपने शरीर में वायु शक्ति का संचार किया और ग्रे की ओर बढ़ा। वह ग्रे को आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हमला कर दिया। वायु तत्व से जुड़ाव होने के कारण वह बहुत तेज था। ग्रे ने हमले से बचते हुए ठंडी निगाहों से डेरेक को देखा। ग्रे ने बहुत अभ्यास किया था, इसलिए भले ही वह किसी भी तत्व का उपयोग नहीं कर सकता था, उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थीं और इंद्रियां भी तीव्र थीं। इसलिए डेरेक के अचानक हमले से बचने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लड़के अचंभित थे। डेरेक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ग्रे ने उसे चकमा दे दिया। वह ग्रे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया, लेकिन ग्रे के लिए इस तरह के हमले से बचना नामुमकिन था। डेरेक, तुम क्या कर रहे हो? ग्रे ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरे हमले से बच निकलने पर इतना घमंड मत करो, डेरेक ने गुस्से से कहा।
उसने एक बार फिर वायु शक्ति का प्रयोग किया और ग्रे की ओर दौड़ा। ग्रे ने दूसरी बार भी हमले को चकमा दिया। हालांकि इस हमले से वह अंदर ही अंदर घबरा गया था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। उसने बड़ी कुशलता से डेरेक के सभी हमलों को चकमा दिया। ग्रे को इतनी आसानी से अपने हमलों से बचते देख डेरेक लगभग सदमे में आ गया। यहाँ तक कि कलेक्शन प्लेन के 9वें चरण का कोई एलिमेंटलिस्ट भी मेरे हमलों से नहीं बच पाएगा, जब तक कि वह खुद भी वायु तत्व का न हो। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? लड़कों में से एक ने हैरानी से कहा। वे जानते थे कि डेरेक कितना तेज था, फिर भी ग्रे उसके हमलों से बचने में कामयाब रहा। डेरेक, इसे अभी रोक दो, मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, ग्रे ने चिल्लाते हुए हमलों से बचते हुए कहा। डेरेक ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वह पहले ही गुस्से में अपना आपा खो चुका था। डेरेक गुस्से से दहाड़ा जब उसने देखा कि उसके किसी भी हमले का ग्रे पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। डेरेक ने वायु तत्व का प्रयोग करते हुए ग्रे की ओर बेपरवाह होकर एक मुक्का मारा। ग्रे ने हमले से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया। डेरेक का शरीर पूरी तरह से खुला और असुरक्षित था। ग्रे ने तुरंत डेरेक की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का लगते ही डेरेक हवा में उछल गया। वह सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराया और तुरंत बेहोश हो गया। ग्रे दंग रह गया। वह इतने लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत का परीक्षण नहीं किया था। उसने केवल अपनी गति पर ही ध्यान दिया था। उसने हैरानी से अपने हाथों की ओर देखा। वहां मौजूद लड़के अवाक रह गए। उनका मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा सकता था। उन्होंने बेहोश पड़े डेरेक को देखा और फिर ग्रे की ओर देखा। ग्रे कुछ देर खड़ा रहा, फिर उठकर घर की ओर चल दिया। वह हैरान था क्योंकि यह उसकी पहली लड़ाई थी और वह जीत गया था। घर पहुंचकर उसने माथा से डेरेक के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। खाना खाने के बाद उसने गर्म पानी से स्नान किया, फिर उसे साधना करने का विचार आया। चैप्टर 6 10वां व्रत। ग्रे ने तुरंत ऊर्जा को प्रसारित करने की कोशिश की। उसने देखा कि यह पिछली बार की तुलना में आसान हो गया था और दर्द में काफी कमी आई। वाह, लगता है मुझे अपना प्रशिक्षण नहीं रोकना चाहिए था। ग्रे बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने उन दिनों के बारे में सोचा जब उसे ऊर्जा जुटाने के लिए इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, उसे तुरंत पछतावा होने लगा। उन्होंने इसे लिखित में क्यों नहीं बताया? मुझे इतने दिनों का दर्द नहीं सहना पड़ता, ग्रे ने कड़वाहट से शिकायत की। हालांकि वह जानता था कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी वह अपने प्रशिक्षण को जारी न रखने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहता था, इसलिए उसने सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। मनुष्य अजीब प्राणी होते हैं। अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो वे हमेशा किसी न किसी को दोष देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें स्पष्ट रूप से पता होता है कि गलती उनकी है, लेकिन उनमें से कुछ ही इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब कहानी पर वापस आते हैं। ग्रे ने कुछ ही देर में दूसरा चक्र पूरा कर लिया। वह कड़ी मेहनत से थक गया था और तुरंत सो गया। अगले दिन ग्रे देर से उठा। हालांकि अभी दोपहर नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। वाह, कितनी शानदार रात थी। रक्त संचार में सुधार होने के बाद ग्रे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी ग्रे को लगा जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। नीचे जाने से पहले उसने खुद को तरोताजा किया। उसने देखा कि माथा अभी अभी घर में आ रही थी। जब उसने ग्रे को देखा तो उसने उसे प्यारी सी मुस्कान दी। न जाने क्यों, जब ग्रे ने वह मुस्कान देखी तो उसे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हाल ही में कुछ गलत तो नहीं किया है ना? ग्रे अपने हाल के सभी कामों के बारे में सोचने लगा और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी अपनी माँ को नाराज किया हो। तुम कैसी हो? माथा ने पूछा जब ग्रे उसके करीब आई। ग्रे ने सहज ही रुककर धीरे धीरे उतनी दूरी पर पीछे हट गया जितनी उसे सुरक्षित लगी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? ग्रे ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे कहना पड़ेगा, आज सुबह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इससे पहले कि माथा ग्रे के सवाल का जवाब दे पाती, उसने उसे फिर बोलते हुए सुना। उसकी जबान कितनी चिकनी है, बिल्कुल अपने बाप जैसा। माथा ने मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह जानती थी क्यों वह उसकी तारीफ कर रहा था। जब भी वह कुछ गलत करता तो हमेशा माथा को खुश करने के लिए ऐसा ही करता है। हालांकि वह कभी उसकी बातों में नहीं आती, फिर भी अनजाने में ही वह उसके लिए सोची हुई सजा को कम कर देती है। कल तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? माथा ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब ठीक था। मैंने महसूस किया कि तकनीक का अभ्यास शुरू करने के बाद से मेरी सहनशक्ति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि मैंने अभी पूरी तरह से अभ्यास शुरू नहीं किया है,
लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हाँ, मैंने दूसरे चक्र में भी कुछ प्रगति की है। अब बस 10वें चक्र तक पहुंचने के लिए अभ्यास जारी रखना बाकी है। ग्रे ने कल की सारी बातें बता दी। पिछली रात साधना में मिली सफलता को लेकर वह इतना उत्साहित था कि डेरेक के साथ जो हुआ था उसे वह भूल गया था। माथा ने उसे गौर से देखा। वह मुझसे यह बात क्यों छिपा रहा है, या क्या वह इसके बारे में भूल गया है? कोई बात नहीं, मैं उससे पूछ लूंगी। मुझे बताया गया कि कल जब तुम जंगल से लौट रहे थे तो तुमने डेरेक पर छुपकर हमला किया था। माथा ने ग्रे की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। ये सुनकर ग्रे चौंक गया, फिर उसे सब समझ में आ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह अजीब व्यवहार कर रही है, तो ये डेरेक के साथ मेरे छोटे से झगड़े की वजह से था। मैंने उस पर छुपकर हमला नहीं किया, उसने मुझ पर हमला किया और मैंने खुलेआम जवाबी कार्रवाई की। मैंने उसे चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो मुझे धमकाना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि मैं कमजोर हूँ। ग्रे ने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा। वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी, हालांकि वह शरारती था, लेकिन वह किसी पर छुपकर हमला नहीं करता था। खैर, इस खास वजह से नहीं, अपने स्वभाव के कारण वह अपने दुश्मनों पर जरूर छुपकर हमला करेगा। डेरेक को दुश्मन नहीं माना जा सकता, वह तो ग्रे के समय के लायक भी नहीं है। वह झूठ बोल रहा है। ग्रे ने आत्मविश्वास से अपना बचाव किया। वह जानता था कि उसकी माँ जानती है कि वह सही कह रहा है, वह बस उसे डराने की कोशिश कर रही थी। अगर वह गलत भी होता तो भी वह जानता था कि उसकी माँ उसकी रक्षा जरूर करती। माथा ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा। मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। ग्रे ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया, जब वह बाहर जा रहा था तब से लेकर जब डेरेक ने उसे रोका। माथा भी उतनी ही हैरान रह गई जब उसने सुना कि ग्रे ने डेरेक को कितनी आसानी से हरा दिया। डेरेक कलेक्शंस प्लेन के 8वें चरण में है, फ्यूजन प्लेन से बस थोड़ा ही दूर। फिर भी ग्रे उससे तेज था, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि डेरेक एक विंड एलिमेंटलिस्ट है। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, उसके दिल में गर्व भर गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। अगर ग्रे को पता चल जाता कि उसे उस पर गर्व है, तो वह नहीं जानती कि आगे वह क्या करेगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ दोबारा हो। पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान दो और जल्द से जल्द अभ्यास पूरा करने की कोशिश करो, ताकि तुम असली साधना शुरू कर सको। माथा ने उसे गंभीरता से कहा। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि वह इन छोटी मोटी बातों में अपना समय बर्बाद करे। जब तक वह सच में साधना शुरू कर दे, मैं खुश हो जाऊंगी। हाँ माँ, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, ग्रे ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। ग्रे के दृढ़ संकल्प को देखकर माथा ने उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। ग्रे ने उस दिन अपना प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह दिन में प्रशिक्षण लेता और रात में ध्यान करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 महीना झटपट गुजर गया। ग्रे को डेरेक या किसी और से कोई खबर नहीं मिली। उसे शांति का एक दुर्लभ क्षण मिला। वह खुश था क्योंकि अब उसका सारा ध्यान अपने प्रशिक्षण पर था। इस महीने के दौरान वह 7वें चक्र तक पहुंचने में सफल रहा। चक्रों की संख्या जितनी बढ़ती गई, उसके लिए उतना ही कठिन होता गया। वह दृढ़ निश्चयी था, इसलिए उसने बीच में रुकने या हार मानने से इनकार कर दिया, भले ही उसे लगा कि यह बहुत कठिन है। वह खुद को अपनी सीमा तक धकेलता रहा और अपनी क्षमताओं को पार करता रहा। जब भी वह प्रशिक्षण लेना चाहता है, वह खुद को ही अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। यदि वह सामान्य से अधिक प्रदर्शन कर पाता है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने पिछले प्रदर्शन को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। 1 और महीना बीत गया और कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ग्रे ने अपना जोरदार प्रशिक्षण जारी रखा और माथा को उसकी चिंता भी होने लगी। एक बार ग्रे घर ऐसे लौटा जैसे मौत की कगार पर हो। उसे 1 हफ्ते तक घर पर आराम करने के लिए कहना पड़ा, उसके बाद ही उसे प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति दी गई। घर पर रहते हुए भी ग्रे पूरी तरह से ध्यान में लीन रहा। इन 2 महीनों के दौरान ग्रे ने 9 व्रत पूरे कर लिए थे। अब बस आखिरी व्रत बचा था, जिसे पूरा करते ही वह आधिकारिक तौर पर तत्वशास्त्रियों की दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। ग्रे इसके लिए बहुत उत्साहित था और प्रत्येक तत्व को नियंत्रित करने के लिए बेताब था। अंतिम चक्कर लगाने से पहले ग्रे ने थोड़ा आराम किया। उसने महसूस किया कि उसे बीच बीच में आराम करना चाहिए, ताकि उसका शरीर थक न जाए। आराम के बाद उसने तुरंत अभ्यास शुरू किया और 10वें चक्कर के निर्देशों के अनुसार अपनी ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रत्येक व्रत का मार्ग अलग था, इसलिए उसे अध्ययन करते समय सावधानी बरतनी पड़ी ताकि कोई गलती न हो। यद्यपि वे लगभग एक जैसे दिखते थे, फिर भी प्रत्येक व्रत का मार्ग अलग होता था।
ग्रे ने कड़ी मेहनत की और 2 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद एक रात उसने आखिरकार आखिरी चक्कर पूरा कर लिया। चैप्टर 7 अराजकता तत्व। तारांकन गड़गड़ाहट। ग्रे के शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। 10वां चक्कर पूरा करने के बाद उसके शरीर में बड़े बदलाव होने लगे। ये सब देखकर ग्रे एक तरह से सम्मोहन में चला गया। उसने एक व्यक्ति को हवा में भव्यता से खड़े होकर दुनिया को नीचे देखते हुए देखा। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी, मानो वह हर चीज का स्वामी हो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और ऐसा लग रहा था मानो सभी तत्व उसके हाथों के शीर्ष पर एकत्रित हो रहे हों। यह एक सुंदर दृश्य था। तत्वों ने उसके हाथ के ऊपरी भाग पर एक गोला बनाया जो बेहद आकर्षक था, लेकिन ग्रे उस खूबसूरत गोले में छिपी विनाशकारी शक्तियों को महसूस कर सकता था। इसे एक खूबसूरत हत्यारा कहा जा सकता है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ फैलाए और गोला फट गया। यह एक अद्भुत और सुंदर दृश्य था। ग्रे उस व्यक्ति के पास मौजूद तत्वों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यक्ति ने ग्रे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसे एक मुस्कान दी। बत्ती बुझने के बाद ही ग्रे को एहसास हुआ कि वे अकेले हैं। वह आदमी आराम से उसकी ओर बढ़ा। उसने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर सिर हिलाकर अभिवादन किया। ग्रे घबराकर खड़ा रहा और अपने सामने खड़े आदमी को गौर से देखने लगा। वह आदमी सुंदर था और उसके कंधे तक लंबे बाल थे। तुम्हारा नाम क्या है, लड़के? उस व्यक्ति ने शांत भाव से पूछा। ग्रे ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। उस आदमी ने अपनी भौहें उठाई और उसे गौर से देखा। तुम ही हो जिसने मेरी शक्तियां विरासत में पाई हैं। अच्छा है, तुम मुश्किल से न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाए हो। अगर तुम अराजकता तत्व का उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हारा शरीर मजबूत होना चाहिए। अराजकता के तत्व। ग्रे आश्चर्यचकित था, हालांकि उसे सब कुछ नहीं पता था। वह जानता था कि दुनिया में केवल 7 तत्व हैं, जो है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, बिजली, अंधकार और प्रकाश। उसने उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बताए जा रहे अराजकता के तत्व के बारे में कभी नहीं सुना था। अभी इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने दिमाग में रखो। तुम्हें सबसे शक्तिशाली देवता, अराजकता के देवता की शक्ति विरासत में मिली है, उस व्यक्ति ने ग्रे से कहा। अराजकता का देवता। ग्रे ने कुछ किताबों में देवताओं के बारे में पढ़ा था और जानता था कि प्रत्येक तत्व के लिए एक देवता होता है, लेकिन उसने इस अराजकता के देवता के बारे में कभी नहीं सुना था जिसके बारे में यह आदमी बात कर रहा था। हाँ, अराजकता का देवता। वह सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली था और देवताओं का नेतृत्व करता था, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने इस अराजकता के देवता के बारे में कभी नहीं सुना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वरिष्ठ, ग्रे ने उनसे कहा। उस व्यक्ति ने हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या अराजकता के देवता का कोई रिकॉर्ड नहीं है? उसने पूछा। नहीं, वरिष्ठ, देवताओं के महान युद्ध के बाद से देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, और वह युद्ध 100,000 साल से भी पहले हुआ था, ग्रे ने समझाया। वह आदमी घबरा गया। लगता है उस युद्ध के बाद एक और युद्ध हुआ था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अराजकता के देवता के बारे में नहीं जानते, उसने धीरे से बुदबुदाया। अभी इसके बारे में भूल जाओ, समय बीतने के साथ तुम्हें और पता चल जाएगा। अब चूंकि तुम्हें ये शक्ति विरासत में मिली है, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ तो पता ही होना चाहिए। उस व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। जी सीनियर, मुझे पता है कि मैं इसके साथ सभी तत्वों का उपयोग कर सकता हूँ, ग्रे ने जवाब दिया। खैर, यह इसकी सबसे मजबूत बात नहीं है। आप अभी भी जल्द ही अराजकता तत्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। या फिर अराजकता तत्व की बात करें तो अब उसके लिए महत्वपूर्ण यह था कि क्या वह तत्वों का उपयोग कर सकता है। हालांकि वह इसके बारे में उत्सुक था, लेकिन यह उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या? ग्रे ने हैरानी से कहा। नहीं, उस आदमी ने फिर कहा। लेकिन उस ग्रंथ में लिखा है कि मैं सभी तत्वों को नियंत्रित कर सकूंगा, ग्रे ने झट से कहा। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि वह सभी तत्वों को कैसे नियंत्रित करेगा। अब यह आदमी उसे बता रहा था कि वह अभी तत्वों का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे पता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मानव शरीर में सभी तत्वों के साथ सहजता नहीं होती, इसलिए इसमें समय और मेहनत लगेगी, उस व्यक्ति ने ग्रे की ओर देखते हुए कहा। मैंने अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत मेहनत की है, और तुम कह रहे हो कि मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रे उदास था। उसने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत कर ली थी, फिर भी उसे अपने वादे को पूरा करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। उसे लगा था कि सब कुछ उसके हाथ में है, पर कौन जानता था कि वह सिर्फ हवा में तीर चला रहा है।
आपको नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा, है ना? उस आदमी ने हंसते हुए कहा। ग्रे को ठगा हुआ महसूस हुआ। वरिष्ठ, क्या मैं सिर्फ एक तत्व प्राप्त कर सकता हूँ और इन सब बातों को भूल सकता हूँ? ग्रे ने पूछा। हालांकि सभी तत्वों पर अधिकार करने का विचार बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर उसे 15 या 20 साल और इंतजार करना पड़ता तो यह अच्छा नहीं होता। अगर उसे एक तत्व मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा। वह लालची नहीं था, ठीक है, वह बहुत ज्यादा लालची नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि इतने लंबे इंतजार के बाद सभी तत्वों को प्राप्त करना व्यर्थ होगा। क्या पता किसी भी तत्व पर नियंत्रण न कर पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। वह आदमी अवाक होकर ग्रे को देखता रहा। तुम इससे कम में कैसे संतुष्ट हो सकते हो? वह पूछे बिना नहीं रह सका। मैं कम में संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं बस अपने दृष्टिकोण से अधिक तर्कसंगत काम कर रहा हूँ। खेती के मामले में मैं पहले से ही अपने साथियों से पीछे हूँ, इसलिए अगर मुझे और अधिक समय लगता है तो बेहतर होगा कि मैं बाकी सब छोड़ दूं और सिर्फ एक ही काम करूं, ग्रे ने तर्क दिया। उस आदमी ने कुछ देर तक ग्रे को देखा और फिर असहाय होकर आह भरी। यह अराजकता का क्षेत्र है, यहाँ आप प्रत्येक तत्व को समझ सकेंगे। आप यहाँ कभी भी आकर समझ सकते हैं। समझने के बाद उस तत्व के बारे में आपकी समझ बढ़ने के साथ साथ उस तत्व से संबंधित आपकी प्रतिभा भी बढ़ेगी, उस व्यक्ति ने कहा। ओह, तो मुझे बस तत्वों को समझना है? ग्रे ने उत्साहित होकर पूछा। मुझे डराने के बजाय तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ग्रे ने मन ही मन सोचा। यह मत सोचो कि यह आसान होगा। तत्वों को समझना और किसी विशेष तत्व के साथ जन्म लेना दो अलग अलग बातें हैं। समझना कठिन है और उस तत्व में आपकी प्रतिभा आपकी समझ के अनुरूप होगी। यदि किसी तत्व के लिए आपकी समझ कम है तो उस पर आपकी प्रतिभा और नियंत्रण भी कम होगा, उन्होंने धैर्यपूर्वक ग्रे को समझाया। यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं इस जगह में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? ग्रे ने भोलेपन से कहा, फिर महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसे नहीं लगता था कि तत्वों को समझना उसके लिए मुश्किल होगा। उसे बस इस बात की चिंता थी कि वह यहाँ कैसे पहुँचे। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि किसी तत्व को समझना कितना मुश्किल होता है और साथ ही वह ग्रे को डराना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे वैसे ही रहने दिया। बस इच्छा करो और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, उस आदमी ने कहा। ठीक है, ग्रे ने खुशी से जवाब दिया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वह यहाँ कैसे पहुँच सकता है। सब कुछ तय हो गया था। अरे, मैंने अभी तक आपको इसका सबसे मजबूत पहलू नहीं बताया है, उस आदमी ने अचानक कहा। ग्रे ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। तत्वों का सम्मिलन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस आदमी को पता था कि उसे ग्रे को यह समझाना पड़ेगा, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। हाँ, मौलिक सम्मिलन। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शक्ति आपको तत्वों को आपस में मिलाने की क्षमता देती है। सभी तत्वों को आपस में मिलाने के बाद आप अराजकता तत्व का निर्माण कर सकेंगे, जो सभी तत्वों का संयोजन है और सबसे शक्तिशाली तत्व भी है। ये सुनकर ग्रे चौंक गया। तो अराजकता तत्व सभी तत्वों का मिश्रण है? क्या मैंने तुम्हें पहले यही करते देखा था? ग्रे ने पूछा। उसे याद आया कि उसने उस आदमी को अपने फैले हुए हाथ के ऊपर एक गोला बनाते देखा था। वह जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। हाँ, जो तुमने मुझे बनाते हुए देखा वह अराजकता का तत्व था। उस व्यक्ति ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और उसे इसके बारे में और विस्तार से बताया। इतना शक्तिशाली तत्व कैसे हो सकता है? साथ ही तत्वों को आपस में मिलाया भी जा सकता है। ग्रे ये सब सुनकर अचंभित और उत्साहित हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे भी ऐसी ही अद्भुत क्षमता प्राप्त होगी? वह न केवल सभी तत्वों का उपयोग कर पाएगा, बल्कि उन्हें आपस में मिला भी पाएगा। और एक बार फिर ग्रे ने खुद को उस समय की कल्पना करते हुए देखना शुरू कर दिया जब वह अराजकता तत्व का उपयोग कर रहा था और वह पागलों की तरह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। ये शक्ति किसे विरासत में मिली है? उसे दुनिया पर तरस आने लगा, क्योंकि एक अति शक्तिशाली मूर्ख जल्द ही आज़ाद होने वाला था। उसने सबके लिए एक पल का मौन रखा। वह जानता था कि ग्रे एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, क्योंकि उसने निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया था। अगर उसे पता चलता कि ग्रे ने ये जानबूझकर नहीं किया है तो वह निराश हो जाता। चैप्टर 8 धत तेरे की कितनी बुरी किस्मत है। ग्रे लगातार मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराता रहा। वह आदमी उसे देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसे बस यही समझ आया कि ग्रे पूरी तरह से पागल है। मुस्कुराना बंद करो और ध्यान से सुनो, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उस आदमी ने माहौल को फिर से गंभीर बनाने की कोशिश की।
अगर वह अभी भी जिंदा होता तो उसे यकीन था कि वह ग्रे की पिटाई कर देता। नहीं, वह निश्चित रूप से ग्रे की पिटाई करता। ठीक है सीनियर, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। ग्रे ने उस आदमी की गंभीरता को देखकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जल्द ही चला जाएगा। कहाँ जा रहा है? ग्रे ने मन ही मन सोचा। प्रत्येक तत्व को समझना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। उस पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हें उस तत्व के साथ एक होना होगा। तत्व के साथ एक होना ही समझ का उच्चतम स्तर है। हालांकि तुम अभी इस स्तर से बहुत दूर हो। उस व्यक्ति ने ग्रे की ओर देखते हुए आगे कहा, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तत्वों को जितना अधिक तुम समझोगे, तुम्हारी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। ग्रे ने ध्यान से सुना और जो कुछ सुन रहा था उससे स्तब्ध रह गया। वरिष्ठ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों के विपरीत, जिनके पास अपने अपने तत्व के लिए एक निश्चित प्रतिभा होती है, मेरी प्रतिभा निश्चित नहीं है? हाँ, मूल बात यही है। बेशक, अगर आप उस तत्व को अच्छी तरह समझ लें तो यह और भी बेहतर हो सकता है। उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र को समझाता है। ग्रे के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसे यह एहसास होने लगा कि तत्वों की उच्च स्तरीय समझ हासिल करना वास्तव में इतना आसान नहीं होगा। जब उस व्यक्ति ने ग्रे के चेहरे के भाव देखे तो उसके मन में उसके बारे में अलग ही राय बनने लगी। लगता है उसे आखिरकार समझ आ गया है कि आगे क्या होने वाला है। उसने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। आप वास्तव में अभी से साधना शुरू कर सकते हैं। आप मूल रूप से एक तत्व के प्रति लगाव के साथ पैदा हुए थे, उस व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर ग्रे बेहद खुश हुआ। उसे भी थोड़ी राहत मिली। इससे उसका मन शांत हुआ। कम से कम अब उसे हर तत्व को समझने के लिए शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जितने अधिक तत्वों को आप समझेंगे, आपकी साधना की गति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। यानी, यदि आप 2 तत्वों को समझ लेते हैं तो आपकी साधना की गति दोगुनी हो जाएगी। और आपकी प्रतिभा भी मायने रखती है, उन्होंने थोड़े शांत स्वर में कहा। ये सुनकर ग्रे खुशी से झूम उठा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और भी तेजी से सुधार करूंगा? ग्रे ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि उसने सही सुना है या नहीं। हाँ, तुम करोगे, उस आदमी ने जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, ग्रे पागलों की तरह हंसा। खैर, अब तो उसकी अच्छी छवि भी धरी की धरी रह गई। वह आदमी ग्रे को घूरता रहा और ये देखकर हैरान रह गया कि उसने कितनी जल्दी अपना व्यवहार बदल लिया। अरे छोड़ो, वह तो पहले से ही यहाँ है। वह उस लड़के से हुई बातचीत से मानसिक रूप से थक चुका था। ग्रे ने अपनी बेतुकी कल्पना पूरी करने के बाद खुद को जल्दी से संभाला। सीनियर, आपने कहा था कि आप जल्द ही चले जाएंगे, ग्रे ने पूछा। हाँ, मैं अभी एक आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ, उस व्यक्ति ने शांत भाव से, बिना किसी भावना के उत्तर दिया। मृत्यु एक ऐसी चीज थी जिससे देवता भी नहीं बच सकते थे। हालांकि अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे लगभग हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन युद्ध दुनिया का एक क्रूर और दुखद हिस्सा थे। तुम मर चुके हो। जीवन के प्रति ग्रे का नजरिया एक बार फिर चकनाचूर हो गया। आपको इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह का सही इस्तेमाल कैसे करना है, उस व्यक्ति ने धीरे धीरे ग्रे को समझाया। ग्रे ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वह जानता था कि एक बार यह वरिष्ठ व्यक्ति चला गया तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन यह इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जिस तत्व को आप समझना चाहते हैं उसे आप देख पाएंगे। प्रतिभाओं की जांच के लिए भी एक वस्तु थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने परीक्षा के दौरान देखी थी, बस यह उससे कहीं अधिक उन्नत थी। बस इतना ही जानना काफी है। याद रखना, यह आसान नहीं होगा और लोगों को कितनी चीजें दिखानी है, इस बारे में हमेशा सावधान रहना। आप कई चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? आपको आश्चर्य होगा कि लालच लोगों को कितनी हद तक धकेल सकता है। उन्होंने ग्रे को गंभीरता से चेतावनी दी। जी सीनियर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, ग्रे ने उस व्यक्ति के सामने झुककर गहरा सम्मान व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने प्रोत्साहन भरी निगाहों से ग्रे की ओर देखा। अच्छी तरह से अभ्यास करो, और हाँ, अपने शरीर को भी प्रशिक्षित करना मत भूलना। प्रकृति के भरोसे मत रहना, ये गलत रास्ता है। ये कहते हुए वह धीरे धीरे गायब हो गया। जी सीनियर, मुझे इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए अब मैं बिना थोड़ी ट्रेनिंग किए एक दिन भी नहीं रह सकता, ग्रे ने कहा। वरिष्ठ, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? ग्रे ने हड़बड़ी में पूछा। अगर वह इस जगह से नहीं जा सका तो कितनी शर्मिंदगी होगी। बस इच्छा करो और तुम जा सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा।
कितना दिलचस्प लड़का है। ठीक है सीनियर, अपना ख्याल रखना। ओह सॉरी, मेरी गलती। ग्रे उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह तो पहले ही मर चुके हैं। ग्रे ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए उन्हें अलविदा कहा। ये देखकर वह व्यक्ति हंस पड़ा, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। ग्रे ने उदासी भरे भाव से उस स्थान की ओर देखा जहां वह व्यक्ति लुप्त हो गया था। कुछ समय तक वह उस स्थान पर रुका रहा, फिर वहां से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौट आया। लौटकर उसने शांत भाव से चारों ओर देखा। वह जानता था कि आज से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। रुको, मुझे देखने दो कि मैं स्वाभाविक रूप से किस तत्व के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसे अचानक याद आया और वह वापस अंतरिक्ष में चला गया। ग्रे घबराकर पत्थर के सामने खड़ा था। उसने 3 साल इंतजार किया था, अनगिनत अपमान सहे थे, सब इसी दिन के लिए। उम्मीद भरी निगाहों से उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था, उसे पत्थर से एक अनजानी ऊर्जा अपने शरीर में प्रवेश करती हुई महसूस हुई। उसके शरीर में चक्कर लगाने के बाद वह वापस पत्थर में चला गया। ग्रे ने परिणाम आने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 1 मिनट बाद पत्थर चमक उठा। परिणाम देखकर ग्रे का मुंह खुला रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धिक्कार है, ये कैसी घटिया किस्मत है, मेरे पास गुलाबी प्रतिभा कैसे हो सकती है। ग्रे ने तुरंत गुस्से में कहा। इतने लंबे इंतजार के बाद उसे यही देखने को मिला, जो बेहद निराशाजनक था। एक पिंक टैलेंट, हालांकि उसमें एक बेहतरीन तत्व था, लेकिन वह परेशान करने वाला था। उसके पास बिजली का तत्व था, लेकिन गुलाबी प्रतिभा के साथ। अगर यह नारंगी होता तो कम से कम वह इसे संभाल लेता। इसके अलावा उसका तत्व दुर्लभ था, लेकिन गुलाबी था। अगर लोगों को इसके बारे में पता चलता तो वह हंसी का पात्र बन जाता। पहले से ही उस पर हंसी उड़ाई जा रही थी क्योंकि उसके पास कोई विशेष क्षमता नहीं थी। अब जब इतने लंबे समय बाद उसकी क्षमता जागृत हुई तो वह गुलाबी प्रतिभा थी। ग्रे बेहद निराश था, इतने लंबे समय बाद उसे यही मिला था। अगर उसे यह याद न होता कि वह अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, तो वह अब तक अराजकता के देवता और सभी को कोसना शुरू कर चुका होता। इस घटिया किस्मत के साथ मैं कैसे राज करूंगा। वो आदमी झूठ न बोल रहा हो, वरना उसे मुझसे सबक मिलेगा। चाहे वो मर भी गया हो, मैं उसे फिर मार डालूंगा, ग्रे ने गंभीर चेहरे से कहा। वह तुरंत उस अराजक स्थान से निकलकर सोने चला गया। चैप्टर 9 योजनाएं। अगली सुबह ग्रे जल्दी उठ गया। हालांकि वह अपनी प्रतिभा के कारण अभी भी निराश महसूस कर रहा था, लेकिन अंततः साधना करने में सक्षम होने की खुशी को वह छिपा नहीं सका। अब उसे बस अपने तत्व के लिए साधना तकनीक की आवश्यकता है। वह अभी भी किसी अकादमी में दाखिला लेना चाहता है, लेकिन अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ यह संभव नहीं है। मैं अपनी प्रतिभा में सुधार करूंगा, तभी वे मुझे स्वीकार करेंगे, भले ही मेरी जागृति देर से हुई हो। ग्रे ने अपने मन में पहले से ही एक योजना बना रखी थी। वह पहले बिजली तत्व को समझकर अपनी प्रतिभा को निखारेगा, उसके बाद वह बेहतर साधना तकनीक सीखने के लिए अकादमी में शामिल होगा। मोती की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक केवल परिसंचरण के लिए थी, अब उसे प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग तकनीक की आवश्यकता है। तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, वह उतनी ही तेजी से खेती कर पाएगा। ग्रे ने हाथ मुंह धोकर नीचे गया। उसने देखा कि उसका खाना मेज पर रखा है और जल्दी से उसे खाकर बाहर निकल गया। ग्रे पहले बिजली तत्व को समझने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। मैं अभी अपना प्रशिक्षण जारी रखूंगा। ग्रे अपने नियमित प्रशिक्षण सत्र के लिए घर से निकला और सामान्य से पहले वापस आ गया। ग्रे, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? माथा ने उसे जल्दी घर आते देख पूछा। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं वापस घर आ गया, ग्रे ने जवाब दिया। माथा ने कुछ देर तक अपने बेटे को देखा। क्या कुछ हुआ है? ग्रे जानता था कि वह उससे कुछ भी छिपा नहीं सकता, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। प्रशिक्षण के लिए जाते समय डेरेक और उसके साथियों ने उसे रोक लिया। हालांकि उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, लेकिन उसका मजाक उड़ाया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उसे याद आया कि उसके पास पिंक टैलेंट है, इसलिए इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ग्रे गुस्से में आकर कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने खुद को लड़ाई करने से रोक लिया। लेकिन अपनी कम उम्र और उग्र स्वभाव के कारण उसने उन्हें बताया कि वह 3 महीने बाद होने वाली परीक्षा में भाग लेगा। उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। डेरेक इतना हंसा कि उसने कहा कि वह पूरे शहर को इसके बारे में बताएगा। माथा ने ग्रे की ओर देखा और सिर हिलाया। क्या तुम तब तक 10वां चक्र पूरा कर पाओगे?
वह जानती थी कि प्रत्येक चक्र को पूरा करना कितना कठिन होता है और ग्रे ने भी उसे बताया था कि प्रत्येक चक्र के साथ प्रक्रिया और कठिन होती जाती है। माथा को पता नहीं था कि ग्रे ने इसे पिछले दिन ही पूरा कर लिया था। ग्रे उसे बता नहीं पाया था, उसने आज रात खाने के दौरान उसे बताने की योजना बनाई थी। माँ, मैंने इसे कल ही पूरा कर लिया, ग्रे ने कहा। ये तो अच्छा है, और माथा ने पूछा क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। ग्रे ने सारी घटना विस्तार से बताई, जिसमें उस आदमी और अराजकता के तत्व के बारे में भी बताया। माथा ये जानकारी सुनकर दंग रह गई। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ग्रे अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकता है। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि ग्रे की मूल तत्वीय क्षमता दुर्लभ बिजली तत्व थी। हालांकि यह केवल गुलाबी श्रेणी की प्रतिभा थी, लेकिन यह वास्तव में बुरी नहीं थी क्योंकि यह तत्व अद्वितीय था। उसे अपने बेटे के लिए सचमुच खुशी महसूस हुई और अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि ग्रे ने इसके लिए कितना कष्ट सहा था। अगर उसे कोई विकल्प दिया जाता तो वह अपने पति को ऐसा करने की कभी अनुमति नहीं देती। अब उसका छोटा बेटा सबको दिखा पाएगा कि सबसे प्रतिभाशाली कौन था। उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि ग्रे के पास परीक्षा से पहले बैंगनी प्रतिभा हासिल करने की क्षमता है, जिससे वह अपनी प्रतिभा को और निखार सकता है। ऐसे में अकादमी में उसके लिए होड़ मच जाएगी और शायद साम्राज्य के उच्च अधिकारियों का ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। बिजली का तत्व अग्नि तत्व जितना ही विनाशकारी है और यह उपयोगकर्ता को लगभग अद्वितीय गति भी प्रदान करता है, जो वायु तत्व के लाभों में से एक है। इसे कभी कभी दो शक्तियों का संयोजन भी माना जाता है। उसके पास बिजली तत्व से संबंधित कोई तकनीक नहीं थी और उसे हासिल करना मुश्किल था। लेकिन अगर ग्रे किसी अकादमी में शामिल हो जाता है तो उसे उच्च श्रेणी की तकनीक मिल जाएगी। ग्रे, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम परीक्षा से पहले अपनी प्रतिभा को पर्पल स्तर तक पहुंचा सको तो ये बहुत अच्छा होगा, माथा ने कहा। हाँ माँ, मुझे पता है क्या करना है। ग्रे ने पहले ही इसकी योजना बना ली है। वह परीक्षा से पहले अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करेगा और फिर अपने परिणामों से पूरे शहर को चौंका देगा। ग्रे माथा को छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने हार मान ली और शहर में सभी लोगों द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में सोचने लगा। हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसे गालियां देता था। उसके तथाकथित दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि वह एलिमेंटलिस्ट नहीं था। उस समय वह बहुत उदास था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रही। जब वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था तब उसकी माँ ही उसका सहारा थी। उसने उसकी हर संभव मदद की। वह उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। माँ, हम जल्द ही दुनिया को दिखा देंगे कि वे कितने गलत हैं, ग्रे ने मुट्ठी भींच ली। भले ही वह खुद के लिए ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसे अपनी माँ के लिए करना ही होगा। वह अपनी माँ का आभारी है। अगर वह न होती तो वह अब भी उदास और आत्महत्या में डूबा रहता। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी माँ को गर्वित करेगा। इतना ही नहीं, वह उनकी खुशी का स्रोत भी बनेगा। वह अपनी माँ के लिए बस यही कामना करता है कि सब कुछ बेहतरीन हो। इस परीक्षा के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उसकी सामाजिक स्थिति भी बदल जाएगी। उसने कल्पना की कि परीक्षा पूरी होने पर सबके चेहरों पर सदमे के भाव होंगे। वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये जानने के लिए मैं बेताब हूँ, ग्रे ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। वह अपना पूरा जोर लगाने वाला था। चैप्टर 10 प्रशिक्षण। ग्रे के परीक्षा देने की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई। ग्रे एक तत्ववादी न होने के कारण शहर में काफी मशहूर था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि ग्रे अभी भी अपने तत्व को जागृत करने की उम्मीद रखेगा। इतना समय बीत चुका है, फिर भी उसे लगता है कि वह इसे जगा सकता है। कुछ लोग इस बारे में निराशावादी थे और मानते थे कि ग्रे सिर्फ खुद को मूर्ख बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को लगता था कि शायद उसके जागने की अच्छी संभावना है। वे सभी अगले परीक्षण के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस दिन क्या होगा यह अज्ञात था, लेकिन वे इतना जरूर जानते थे कि उस दिन कुछ न कुछ हंगामा जरूर होगा और वे सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोगों को बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि कुछ होने वाला है तो वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह पाते। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि इससे दूसरों को कोई नुकसान हो रहा है। जब तक कि इसका उन पर कोई असर न पड़े उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। जोनास के मशहूर होने और 3 साल पहले परीक्षा में ग्रे के असफल होने के बाद से शहर में कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। हालांकि ग्रे का दोबारा परीक्षा देना कोई बड़ी बात नहीं थी,
लेकिन कम से कम इससे उन्हें कुछ समय तक चर्चा करने का मौका तो मिलेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ग्रे ने अपना कठिन प्रशिक्षण फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसका सारा ध्यान बिजली तत्व को समझने पर केंद्रित था। शुरू करने से पहले ही उसे पता था कि यह मुश्किल होगा। फिलहाल वह उस आदमी को कोस रहा है जिसने उसे यह नहीं बताया कि यह कितना कठिन था। दरअसल उस आदमी ने उसे साफ साफ बताया था, लेकिन उस समय वह ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए जब उसने सुना तो उसे लगा कि यह मुश्किल नहीं होगा। वह अत्यधिक उत्साहित था। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि वह कही गई हर बात को सही सही याद रख पाएगा। धत तेरे की, ये तो नामुमकिन है। मैं इतने लंबे समय से इस पर अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। ग्रे बेहद निराश था। भला किसने सोचा था कि समझना इतना मुश्किल होगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि ये वही तत्व था जिससे उसका जुड़ाव था, तो बाकी तत्वों को समझना कितना मुश्किल होगा। खैर, वो जल्द ही ये जानना नहीं चाहता था। पिछले 3 दिनों से ग्रे बिजली तत्व को समझने की कोशिश में अराजकता के क्षेत्र में आ रहा था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई थी। उसने इसे इतना अधिक देखा था कि अब जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे केवल बिजली ही दिखाई देती है। ग्रे ने उस अराजक वातावरण को छोड़ दिया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे बिजली और उसके बारे में सोचने लगा। 1 घंटे बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मुझे फिर से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा? हालांकि उसने एक तत्व को जागृत कर लिया था, लेकिन साधना का सही समय बीत चुका था। शायद उसकी मदद करने वाली एकमात्र चीज उसका दुर्लभ गुण हो सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। वह अकादमी में अच्छी स्थिति, अच्छी प्रतिभा और गर्व के साथ प्रवेश करना चाहता है। अगर देर से सफलता पाने वाला कोई व्यक्ति इतनी कम प्रतिभा वाला हो तो छात्रों को कैसा लगेगा? वह फिर से हंसी का पात्र बन जाएगा। ग्रे ने खुद को शांत किया। उसके पास अभी भी समय था। अभी इन सब बातों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी बात उसे हतोत्साहित करे, इसलिए यही सबसे अच्छा विकल्प था। नकारात्मक विचारों को दूर करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि अगर आप बेहद उदास हैं तो ये लगभग असंभव है। जब से माथा को पता चला था कि ग्रे में एक विशेष तत्व जागृत हो गया है, तब से वह उसके बारे में कम चिंतित थी। हालांकि उसकी प्रतिभा कमजोर थी, लेकिन उसकी इस क्षमता के सामने ये कोई मायने नहीं रखता था। वह जानती थी कि अगर ग्रे ठान ले तो वह जरूर सफल होगा। वह जानती थी कि जब ग्रे कुछ चाहता है तो कितना जिद्दी हो जाता है, और यह भी कि ग्रे इसे कितनी शिद्दत से चाहता था। उसके करीबी कुछ लोगों ने ग्रे के दोबारा परीक्षा देने की इच्छा के बारे में बात की थी, और कुछ ने तो उसे ऐसा न करने की सलाह भी दी थी। उन्हें डर था कि अगर नतीजा वही रहा तो ग्रे सचमुच टूट सकता है। इतने सालों से उसके लिए यह बहुत मुश्किल रहा है, और अगर नतीजा फिर से वही आया कि उसमें कोई आत्मीयता नहीं है, तो इसके परिणाम पहले से भी बदतर होंगे। मैं उनकी बात सुनना चाहती थी। माथा ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि वे उसका भला चाहते हैं, लेकिन समय आने पर वे जरूर समझ जाएंगे। उसने देखा कि ग्रे अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उस तत्व को समझने की कितनी कोशिश कर रहा था। इन सब बातों के बावजूद ग्रे की मेहनत देखकर वह बहुत खुश थी। रात के खाने पर ग्रे ने उसे बताया कि उसके लिए उस तत्व को समझना कितना मुश्किल था। तुम्हें रातों रात सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना? हर चीज में समय और लगन लगती है। कोई भी रातों रात सफल नहीं हो जाता। तुम प्रतिभाशाली तो हो सकते हो, लेकिन आलसी हो सकते हो। औसत प्रतिभा वाला व्यक्ति भी मेहनती होकर तुमसे आगे निकल जाएगा। अपनी पूरी क्षमता से सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करो, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर सफल व्यक्ति के पीछे अनगिनत दिनों की अथक मेहनत होती है। याद रखना, लोगों को संघर्ष से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ परिणाम चाहिए। माथा ने उसे विनम्रता से समझाया। वह जानती थी कि ग्रे को अभी समय की जरूरत है। समय के साथ वह सब कुछ हासिल कर सकता है, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वह कोई भी काम करते समय जल्दबाजी न करे, कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। ग्रे ने अपनी माँ को काफी देर तक देखा और उनके शब्द लगातार उसके दिमाग में गूंजते रहे। कभी कभी उसे लगता है कि उसकी माँ अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार है। हालांकि वह ये बात कभी जबान से नहीं कहता, क्योंकि वह जानता था कि वह कितनी दृढ़ निश्चयी है। एक बार तो बहस के दौरान उसकी माँ ने उसके पिता को एकदम शांत कर दिया था। माथा जल तत्ववादी है, इसलिए उसके पास चीजों को जमाने की क्षमता भी है। उसने उसे कभी अपना ग्रेड या अपनी प्रतिभा का स्तर नहीं बताया था, लेकिन वह जानता था कि यह पर्पल ग्रेड से कम तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन वह उससे जरूर डरता था। खैर, डरना सही शब्द नहीं है।
वह सम्मान शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता था। ग्रे उसे कभी नाराज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह उसके पैरों को जमीन पर जमा देती है और अपनी मर्जी से उसे प्रशिक्षित करती है। इस तरह उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद एक तत्ववादी अपने तत्व पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वे अपने तत्वों को प्रकट करके हमला और बचाव कर सकते हैं, और जब वे ऐसे स्थान पर होते हैं जहां उनके द्वारा बताए गए तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, तो उन्हें दूसरों पर बढ़त प्राप्त होती है। चैप्टर 11 दबाव। ग्रे ने बिजली तत्व को समझने की कोशिश शुरू किए 1 हफ्ता हो गया है और अब तक उसने कोई खास प्रगति नहीं की है, लेकिन वह निराश नहीं है। हर दिन वह पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करता है। वह इसे पूरी तरह से समझना चाहता है। अगर वह थोड़ी सी भी प्रगति कर ले तो उसकी प्रतिभा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। हालांकि उसे यह नहीं पता कि वह किस स्तर तक पहुंचेगा, लेकिन वह इतना जरूर जानता है कि वह पिन ग्रेड पर नहीं रुकेगा। साथ ही थोड़ी सी समझ होने से उसे भविष्य में और भी बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। ये घर बनाने जैसा है, एक बार नींव पर जाए तो काम आसान हो जाता है। खैर, कम से कम वह यही सोचता था। ग्रे ने जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह जानता था कि चूंकि यह उसके साथ है, इसलिए वह निश्चित रूप से एक दिन सफल होगा। चूंकि उसने कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए उसने बाहर जाकर प्रशिक्षण लेने का फैसला किया, क्योंकि उसने काफी समय से ऐसा नहीं किया था। अगले दिन ग्रे ने हमेशा की तरह तैयारी की और प्रशिक्षण के लिए जंगल की ओर चल दिया। दोपहर के समय जब वह अभ्यास कर रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। ग्रे तुरंत उस गुफा में चला गया जो उसके नियमित अभ्यास स्थल के पास थी। उसे यह गुफा एक दिन तब मिली जब बारिश शुरू होने वाली थी। वह घर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तारांकन गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज तुरंत आकाश में गूंज उठी। तारांकन बूम। अचानक ग्रे को कुछ सुनाई देना बंद हो गया। उसके कान लगातार बज रहे थे। वह तुरंत गुफा से बाहर भागा और बारिश में खड़ा हो गया। जब उसने बाईं ओर देखा तो पाया कि जमीन का कुछ हिस्सा झुलसकर काला पड़ गया था। ये बिजली की चपेट में आ गया था। जब उसने इसे देखा तो उसके मन में यही बात आई। तारांकन गड़गड़ाहट। ग्रे ने एक बार फिर गरजने की आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसने आकाश में बिजली को ऐसे चमकते देखा जैसे वह नृत्य कर रही हो। टकरा जाना। बिजली ग्रे से काफी दूर एक जगह पर गिरी, लेकिन उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ग्रे 10 मिनट तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, हिलता भी नहीं था। वह जैसे किसी समाधि जैसी अवस्था में था। तभी उसने बिजली की चमक और उसके गिरने का दृश्य देखा और अचानक उसे एक ज्ञानोदय हुआ। वह दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, तेज गति से लेकर उसकी विनाशकारी शक्ति तक। सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा था। कुछ समय बाद ये रुक गया। कितनी अफसोस की बात है, अगर मुझे यह एहसास एक बार फिर मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को पर्पल ग्रेड तक सुधार पाऊंगा, ग्रे ने उदास होकर कहा। हालांकि यह पूरी तरह व्यर्थ नहीं था। उन्होंने इसे स्वयं देखकर कुछ सीखा। हालांकि अराजकता का माहौल अद्भुत था, लेकिन यह वास्तविक अनुभव नहीं था। इसलिए दोनों के अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इसे संदर्भ मानकर वह अंततः बिजली तत्व की अपनी समझ में प्रगति करना शुरू कर सकता है। शहर लौटते समय उसने देखा कि द्वार पर बहुत भीड़ है। उत्सुकतावश वह ये देखने के लिए उधर गया कि क्या हो रहा है। जब वह वहां पहुंचा तो भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नमस्कार महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? ग्रे ने घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति से पूछा। उस आदमी ने ग्रे की तरफ देखा और फिर नजरें हटा ली, जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। वह आदमी ग्रे को जानता नहीं था, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। वाह, कितना नीच आदमी है, ग्रे ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर किसी और को ढूंढने के लिए चल पड़ा जो उसे बता सके कि क्या हो रहा है। पता लगाने के बाद उसे जानकारी मिली कि जोनास अकादमी से लौट आया है। स्टारलाइट अकादमी में दाखिला लेने के बाद ये पहली बार था जब वह शहर में वापस आया था। ग्रे के मन में अब भी जोनास की छवि थी। मेरा मतलब है, बैंगनी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति की छवि किसके मन में नहीं होगी। ग्रे को वही ईर्ष्या भरी नजर याद थी जो उसने जोनास को तब दी थी जब उसने देखा कि सभी अकादमियां उसके लिए आपस में लड़ रही थीं। उसे ये भी पता चला कि जोनास परीक्षा तक वहीं रुकेगा। वह इस समय क्यों आया? क्या वह परीक्षा के बाद नहीं आ सकता था? ग्रे अचानक दबाव महसूस करने लगा।
पहले की बात होती तो भले ही उसके पास ऑरेंज टैलेंट होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह समय के साथ इसे सुधार सकता था। लेकिन अब जोनास आ गया, शहर के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास पर्पल टैलेंट है। स्पष्ट कर दूं, माथा शहर की रहने वाली नहीं है। वह इस छोटे से शहर में सभी पर अपना दबदबा रखता था, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी उसका रुतबा ऊंचा ही था। किसी को भी किसी की परछाई में रहना पसंद नहीं होता। अगर जोनास न आया होता तो ग्रे ऑरेंज टैलेंट से ही संतुष्ट हो जाता, लेकिन अब उसे और भी कुछ चाहिए था। उसे हर हाल में अपना टैलेंट पर्पल लेवल तक पहुंचाना था। ग्रे नए दृढ़ विश्वास के साथ घर लौटा और उसके दिल में जोश की आग जल रही थी। वह तुरंत ये देखना चाहता था कि उसकी थोड़ी सी समझ उसे कितनी दूर तक ले जाती है। घर पहुंचने के बाद वह सीधे अपने कमरे में गया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उम्मीदों से भरे अपने धड़कते दिल को शांत करने के बाद वह उस अराजक वातावरण में प्रवेश कर गया। वह ये देखने गया कि उसके ग्रेड में सुधार हुआ है या नहीं। पत्थर पर हाथ रखने के बाद उसने उसके सामान्य व्यवहार का इंतजार किया। ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमी और फिर पत्थर में वापस लौट गई। जब ग्रे ने परिणाम देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसके पास अभी भी पिंक ग्रेड की प्रतिभा थी। हालांकि उसे उम्मीदें थीं, लेकिन इतने लंबे समय तक इसे समझने की कोशिश करने के बाद वह ये भी जानता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। एक पल की अंतर्दृष्टि से सब कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, अगर वह लंबे समय तक इस अवस्था में बना रहता तो बात अलग थी। जब ग्रे के साथ घर पर यह सब हो रहा था, तब शहर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। और सबसे ज्यादा जिस नाम का जिक्र हो रहा था वो था जोनास। सिर्फ जोनास का ही नाम नहीं लिया जा रहा था, ग्रे का नाम भी कई लोगों की जबान पर था क्योंकि वो परीक्षा दोबारा देने वाला था। जोनास के आने पर सबको याद आया कि उन दोनों ने एक ही दिन परीक्षा दी थी। एक को लेकर अकादमियों में होड़ मची हुई थी, जबकि दूसरा शायद ये भी नहीं जानता था कि वह अखाड़े से बाहर कैसे निकला। जोनास को खबर मिली कि ग्रे दोबारा परीक्षा देने जा रहा है। उसे मंच पर स्तब्ध खड़ा वह अकेला व्यक्ति स्पष्ट रूप से याद था। दिलचस्प, शुरू में जोनास का परीक्षा में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, भले ही वह वहां मौजूद होता। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे। अगर वह अपने माता पिता से मिलना न चाहता तो वह इस निम्न वर्ग के शहर में आता ही नहीं। उसे यहाँ के लोगों द्वारा प्यार किए जाने और बच्चों द्वारा आदर्श माने जाने का एहसास भी अच्छा लगता था। चैप्टर 12 प्रतिभा संतरा। कुछ समय बाद शहर में शांति छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। हालांकि कुछ जगहों पर ग्रे के दोबारा परीक्षा देने के मुद्दे पर अभी भी चर्चा हो रही थी, लेकिन ये चर्चा बहुत कम थी। ग्रे ने किसी और बात के बारे में नहीं सोचा और पूरी तरह से बिजली तत्व को समझने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसने पहले ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली थी। इसलिए यह आसान होगा। रुकिए, आसान कहने से लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, ये कम कठिन होगा। अब बेहतर है। जैसे जैसे उसने उस तत्व का अधिक अध्ययन किया, उसके लिए यह आसान होता गया और उसे अपने कौशल में सुधार भी दिखाई देने लगा। इस तरह एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता गया, ग्रे पर दबाव बढ़ता गया। अब उसके पास केवल 2 महीने बचे थे। उसे इन 2 महीनों के भीतर महत्वपूर्ण सुधार करने थे ताकि वह अपनी मां को गर्वित कर सके। ग्रे को नहीं पता था कि वह समय पर पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जिस तत्व से वह सबसे अधिक जुड़ा हुआ था, उसमें सुधार लाने में ही उसे इतना समय लग गया, अन्य तत्वों को समझने में कितना समय लगेगा। ग्रे थका हुआ था, लेकिन निराश नहीं था। वह जानता था कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाकर और एक अन्य तत्व को शामिल करके वह अपनी साधना की गति बढ़ा सकता है। इस तरह वह अपने उन साथियों से आगे निकल सकेगा जिन्होंने उससे पहले साधना शुरू की थी। उसे बस समय की जरूरत थी, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। सौभाग्य से एलिमेंटलिस्ट्स का जीवन उनके उच्च स्तर के अनुसार लंबा होता है, इसलिए उसके पास अभी भी बहुत समय है। ग्रे ने गौर किया कि इस महीने के दौरान उसने अच्छी प्रगति की है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब ये जांचने का समय आ गया है कि उसकी प्रतिभा में और वृद्धि हुई है या नहीं। उस अराजक वातावरण में प्रवेश करने के बाद वह धीरे धीरे पत्थर की ओर बढ़ा। वह कुछ देर तक वहां चिंतित अवस्था में खड़ा रहा। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपने हाथ पत्थर पर रखे। एक बार फिर अज्ञात ऊर्जा पत्थर से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। शरीर में एक चक्कर लगाने के बाद वह ऊर्जा वापस पत्थर में समा गई। ग्रे घबराकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था। कुछ समय बाद पत्थर चमक उठा।
ग्रे कुछ देर तक बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने सामने रखे पत्थर को देखता रहा। अंत में उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फूट पड़ी। इतने लंबे प्रयास के बाद आखिरकार उसने कुछ प्रगति की। उसकी प्रतिभा पिंक ग्रेड से ऑरेंज ग्रेड तक बढ़ गई। ग्रे को लगा जैसे वह सपने में हो। अगर यह उसके साथ नहीं हो रहा होता तो वह कभी इस पर विश्वास नहीं करता, चाहे उसे कितनी ही बुरी तरह पीटा गया हो। खैर, सच में नहीं, वो खुद को इतनी बुरी तरह पिटने नहीं देता सिर्फ इसलिए कि उसे विश्वास नहीं था। कम से कम अगर वह कहता कि उसे विश्वास है तो वह जाने के लिए स्वतंत्र होता। ग्रे को शुरू में ही कुछ संदेह होने लगे थे। हालांकि वह सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। अगर उसने किसी तत्व को जागृत न किया होता तो वह इसे महज एक दिखावा समझता। ग्रे उस अफरा तफरी वाले कमरे से बाहर निकल गया। वह अपनी मां के साथ अपनी प्रगति साझा करना चाहता था। दुर्भाग्य से जब वह नीचे गया तो उसकी मां वहां नहीं थी। वो कहाँ चली गई? खैर, उसके लौटने पर मैं उसे खुशखबरी सुना दूंगा। माथा थकी हुई सी देर से लौटी। जब ग्रे ने उसे देखा तो उसने पूछा, मां, क्या आप ठीक हैं? वह उसके पास गया। जब उसने उसे देखा तो उसने अपनी थकान छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मैं ठीक हूँ प्रिय, मुझे एक पल दो, मैं खाना बनाने जाती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अब नीचे आकर खाना खाने से पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ग्रे ने शालीनता से कहा। ग्रे का व्यवहार देखकर माथा हंस पड़ी। चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, ग्रे को देखते ही उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। आपका बेटा कितना शानदार है। जब माथा ऊपर जा रही थी तभी उसने ग्रे को ये कहते सुना और लगभग गिर ही पड़ी। क्या वह एक बार भी सामान्य नहीं हो सकता? हालांकि उसने ये सोचा, पर वास्तव में वह ऐसा नहीं चाहती थी। ग्रे उसका सहारा था और उसे उसका हंसमुख स्वभाव बहुत पसंद था। अगर वह अचानक आम लोगों की तरह व्यवहार करने लगे तो उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। ग्रे हमेशा उसे हंसाता है, इसलिए उसे उसकी संगति बहुत अच्छी लगती है। माथा नहाकर लौटी। उसके उतरने तक ग्रे ने मेज सजा दी थी। वे दोनों साथ बैठे और खाना खाने लगे। माथा इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ग्रे एक बेहतरीन रसोइया था, लेकिन उसने उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक लिया। बर्तन धोने के बाद ग्रे ने कहा, मैं बहुत अच्छी रसोइया हूँ। ये सुनकर माथा ने आंखें घुमाई और कहा, कम से कम पहले किसी को तुम्हारी तारीफ करने दो। ग्रे वाकई में अनोखा है, लेकिन उसकी संगति हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। माँ, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, ग्रे ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अरे, क्या बात है? ग्रे की बात सुनकर माथा ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वाह, आज मैं ऑरेंज टैलेंट के रूप में आगे बढ़ने में कामयाब रहा, ग्रे ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। सच में? ये सुनकर माथा दंग रह गई, लेकिन जल्दी ही उसकी हैरानी खुशी में बदल गई। ग्रे का अपनी प्रतिभा को बढ़ाना अविश्वसनीय था, लेकिन वह जानती थी कि ग्रे उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। शायद वह ऐसा सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वह उससे सचमुच डरता है। बधाई हो, ये बहुत अच्छी खबर है, माथा ने खुशी से उसे बधाई दी। ग्रे अपनी माँ को अपने लिए इतना खुश देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी सहारा है। उसके बिना वह आज जो है वो नहीं होता। माँ, मैं परीक्षा से पहले पर्पल टैलेंट हासिल करने का लक्ष्य बना रहा हूँ, ग्रे ने अपनी माँ को अपना लक्ष्य बताया। माथा ने ग्रे की ओर देखते हुए कहा, खुद पर इतना दबाव मत डालो, नारंगी रंग की प्रतिभा होना अपने आप में अच्छी बात मानी जाती है, खासकर तुम्हारे इस गुण के साथ। ऐसा नहीं था कि वह उसे हतोत्साहित करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि कभी कभी आराम करना ही बेहतर होता है। चिंता मत करो माँ, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मैं परीक्षा से पहले नहीं कर पाया तो बाद में कर लूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रे ने उन्हें आश्वस्त किया। मैं परीक्षा से पहले जरूर कर लूंगा, ग्रे ने मन ही मन कहा। ठीक है बेटा, याद रखना, सेहत सबसे पहले, ज्यादा काम मत करना, माथा ने सावधानी से कहा। ग्रे हमेशा से उसका लाडला रहा है। उसे आज भी याद है कि उसके जन्म के दिन वह कितनी खुश थी, कितना शरारती बच्चा था। उसने मन ही मन कहा जब उसे याद आया कि बचपन में वह कितना नटखट था। चैप्टर 13। समय लगभग समाप्त हो गया है। परीक्षा का समय दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा था। परीक्षा 2 सप्ताह बाद होगी। परीक्षा देने की उम्र तक पहुंच चुके बच्चे बेहद उत्साहित थे, क्योंकि परीक्षा के बाद वे अपनी नई राह पर निकलेंगे। वे सभी परीक्षा को लेकर बेहद उत्सुक थे और बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। यह आमतौर पर हर साल होता है। नए बच्चे अपनी नई यात्रा को लेकर उम्मीदों से भरे होते हैं।
हालांकि सभी बच्चों को अकादमियों में दाखिला नहीं मिलता, क्योंकि कुछ बच्चों में प्रतिभा कम होती है, इसलिए उन्हें साम्राज्य की कुछ निम्न शक्तियों द्वारा चुन लिया जाता है। गुलाबी प्रतिभा वाले कुछ ही बच्चे वास्तव में अकादमियों में प्रवेश पाते हैं। हालांकि ऑरेंज टैलेंट वाले अधिकांश बच्चे अकादमियों में दाखिला पा लेते हैं। हर साल की तरह इस परीक्षा के बाद कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अकादमियां पूरे साम्राज्य के युवाओं के लिए मिलन स्थल हैं। सम्राट के गुट के बाद शक्ति के मामले में अकादमियां दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन वे हमेशा साम्राज्य से नीचे ही रहती हैं। इन्होंने साम्राज्य के लिए कई शक्तिशाली व्यक्तित्वों को तैयार किया है। अकादमियों को वस्तुतः साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है। सम्राट का गुट साम्राज्य के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकता, यहीं पर अकादमियों की भूमिका आती है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वे साम्राज्य के हर कोने तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन साम्राज्य की तुलना में उनका नेटवर्क कहीं अधिक व्यापक है। हाल ही में ग्रे का पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर इतना केंद्रित हो गया है कि वह कभी कभी खाना पीना भी भूल जाता है। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, उसके मन में उठने वाली आवाज़ तेज होती गई। वह आवाज़ उसे कह रही थी कि परीक्षा शुरू होने से पहले उसे पर्पल टैलेंट तक जरूर पहुंचना है। फिर भी उसे उम्मीद बाकी है, अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। ग्रे बहुत दृढ़ निश्चयी था और किसी भी चीज़ को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने देना चाहता था। वह सच में ये चाहता था, इसलिए उसे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। माथा ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए उसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अगर वह सुधार कर पाता है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। बैंगनी प्रतिभा और बिजली तत्व के साथ जुड़ाव होने के कारण यह अकादमियों और साम्राज्य दोनों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि अग्नि तत्व भी उतना ही विनाशकारी है। बिजली की तीव्र गति और लोगों को बिजली का झटका देने की क्षमता के कारण इसे लोगों के बीच बहुत महत्व दिया जाता है। बिजली से झटका लग सकता है, जलन हो सकती है और लोगों को लकवाग्रस्त करने की क्षमता भी होती है, इसलिए इसे अग्नि तत्व से कहीं अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है। माथा हमेशा ग्रे का समर्थन करने की पूरी कोशिश करती है। वह आजकल बहुत मेहनत कर रहा है, वह कर सकता है। ग्रे ने अपने शरीर को भी चुस्त दुरुस्त रखना नहीं भूला। वह अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनती था। वह हर 5 दिन में प्रशिक्षण के लिए निकल जाता था। प्रशिक्षण के दौरान एक बार उसकी मुलाकात जोनास से हुई थी, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ग्रे ने जोनास को पहचाना तक नहीं। उसने उसे सिर्फ एक बार देखा था, इसलिए इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। पिछली बार से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। वह जानता था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। ग्रे एक बार फिर बिजली देखने की उम्मीद कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह इसे देख पाएगा तो वह इस तत्व को और गहराई से समझ पाएगा। बिजली सिर्फ आंधी तूफान के दौरान ही दिखाई देती है, बारिश के दौरान ये हमेशा नहीं दिखती। और जितनी बार बारिश हुई है और बिजली गिरी भी है, तो भी वह उस दिन की तरह भाग्यशाली नहीं रहा। इसके अलावा कोई भी नहीं चाहेगा कि बिजली उनके घर पर गिरे। परीक्षा के दिन से पहले अब 3 दिन बचे थे। ग्रे ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की थी। वह इस तरह हार नहीं मानना चाहता था। वह परीक्षा के दिन तक प्रयास जारी रखेगा। उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। मैं बिजली गिरते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे देख सकूंगा तो इससे मुझे इसके प्रति अपनी समझ को गहरा करने में मदद मिलेगी, ग्रे ने कहा। क्या आपके पास अराजकता का स्थान नहीं है? आप इसे वहां समझ सकते हैं, है ना? माथा ने पूछा। हाँ, लेकिन इस तत्व की विशिष्टता के कारण ये कठिन है और मैं इसे अराजकता के क्षेत्र में महसूस नहीं कर सकता, ग्रे ने समझाया। माथा कुछ देर सोचती रही। अभी तो मुझे कोई जगह नहीं पता, लेकिन मैं पता कर लूंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढ दूं, तो तुम उसके पास जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं, माथा ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा। अगर वह वादा नहीं करता कि वह उसके पास नहीं जाएगा, तो वह उसे कभी भी वहां जाने नहीं देगी। ग्रे बहुत साहसी है और वह इस बात को जानती थी। वह सचमुच इसके बहुत करीब जा सकता है। चिंता मत करो माँ, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैं बस दूर से देख लूंगा, ग्रे ने आश्वस्त किया। उसे पता था कि माँ को बिजली गिरने वाली जगह के बारे में जरूर पता होगा। अगर उसे इस जगह के बारे में पता है तो यह मददगार होगा, कम से कम जब तक तूफान आता रहे। ठीक है, मुझे पता है तुम कितने बुद्धिमान हो, माथा ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। ग्रे जानता था कि माथा को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश जारी रखी। सौभाग्यवश माथा उससे बहुत प्यार करती थी और जल्दी मान गई।
उसने उसे वह जगह बताई जहां बिजली अक्सर गिरती है। स्थान का पता चलने पर ग्रे खुश हो गया। कहा जाता था कि जब भी तूफान आता है, बिजली हमेशा उस खास पहाड़ की चोटी पर गिरती है। इसका कारण किसी को नहीं पता, लेकिन ये लंबे समय से होता आ रहा था। उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ग्रे ने तुरंत मन बना लिया कि वह कल जाकर उस जगह का जायजा लेगा। इससे उसे पता चल जाएगा कि तूफान आने पर आगे क्या करना है। उम्मीद है कि परीक्षा से पहले तूफान आ जाए। अब यही मेरी एकमात्र उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ग्रे को अपनी प्रगति की संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे अचानक कुछ समझ आ सकता है और वह तुरंत प्रगति कर सकता है, इसलिए उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ग्रे अपने कमरे में गया और अधिक समझने के लिए उस अव्यवस्थित वातावरण में प्रवेश किया। हालांकि उसे कल जाना था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए। ग्रे को सोने से पहले व्यायाम करने की आदत पड़ चुकी है। वास्तव में, जिस तरह से वह व्यायाम करता है, उसे जुनूनी कहा जा सकता है। अगली सुबह ग्रे उठा और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। परीक्षा के समय में केवल 2 दिन बचे थे। उसे इस दिन से कुछ न कुछ हासिल करना ही था। चैप्टर 14 बिजली का पहाड़। ग्रे उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां वह अक्सर प्रशिक्षण करता था। हैरानी की बात यह थी कि वह स्थान इसी जंगल में था। उसकी मां ने उसे बताया था कि पहाड़ की चोटी पर बिजली गिरने की घटना के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। केवल शहर के उच्च अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। वह पर्वत जंगल के भीतरी हिस्से में था। हालांकि वह लंबे समय से जंगल में आता जाता रहा था, लेकिन उसने कभी जंगल के और भीतर जाने की कोशिश नहीं की थी। जंगल में जादुई जीव रहते थे। ये जादुई जीव तत्वों से जुड़े हुए थे और उनमें से कुछ तो मनुष्यों से भी बेहतर तरीके से उनका उपयोग करते थे। पहाड़ जंगल में ज्यादा अंदर नहीं था, इसीलिए माथा उसे खुलकर सब कुछ बता पाई। अगर वह ज्यादा अंदर होता तो वह उसे उस जगह के बारे में बताने में सहज महसूस नहीं करती, क्योंकि अगर उसका सामना किसी जादुई जानवर से हो जाता तो वह खतरे में पड़ सकता था। ग्रे सावधानीपूर्वक जंगल में और अंदर की ओर बढ़ा। उसे सावधान रहना था क्योंकि कभी कभी जादुई जानवर जंगल की गहराई से बाहर आ जाते हैं। 30 मिनट बाद ग्रे जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। पेड़ बहुत ऊंचे और पुराने लग रहे थे। ये पेड़ यहाँ बहुत समय से होंगे, ग्रे ने पुराने पेड़ पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा। ग्रे ने पेड़ों को देखा। उन पर हाथ रखते ही वह उन्हें हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह धरती से पेड़ की धड़कन सुन सकता हो। उसने अपने हाथों को पेड़ से नीचे धरती की ओर ले गया। उसे धरती की दृढ़ता और सहारा महसूस हुआ। धरती हर चीज को सहारा देने में सक्षम थी और सभी पेड़ उस पर निर्भर थे। धरती को सबसे मजबूत तत्व माना जाता था। ग्रे को उस तत्व के साथ थोड़ी सी समझ विकसित हो गई थी और कुछ समय के लिए उसका दिल पृथ्वी की लय के साथ धड़क रहा था। क्या अद्भुत एहसास है! उस क्षण उसे अत्यधिक शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी आंखें कुछ देर तक गहरे भूरे रंग से चमकती रहीं, फिर सामान्य हो गईं। पृथ्वी तत्व वास्तव में लचीला था और रक्षा के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ तत्व था। अगर मैं पृथ्वी तत्व को जागृत कर सकूं तो कितना अच्छा होगा। इससे मैं अभी के लिए लगभग परिपूर्ण हो जाऊंगा। मेरी आक्रमण शक्ति और रक्षा शक्ति दोनों ही प्रबल हो जाएंगी, ग्रे ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इस बात से पूरी तरह अवगत था कि कुछ समय से उसकी आंखों में भूरी चमक दिखाई दे रही थी। ग्रे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस छोटी सी अनुभूति से उसे पृथ्वी तत्व जागृत करने में मदद मिलेगी। उसने जंगल के गहरे हिस्सों में अपनी यात्रा जारी रखी। जब से वह यहाँ आने लगा था, तब से वह जंगल में इतनी गहराई तक कभी नहीं गया था। कुछ ही क्षण में उसके सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। पर्वत 1200 फीट से अधिक ऊंचा था और 300 मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। ग्रे पर्वत की तलहटी में खड़ा होकर पर्वत की चोटी की ओर देख रहा था। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए वह चढ़ते समय जल्दी नहीं कर सकता था। पहाड़ की चोटी पर एक खाली जगह थी। वह बहुत चिकनी लग रही थी, शायद लंबे समय तक बिजली गिरने के कारण। कुछ देर बाद ग्रे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसे तेज हवा का झोंका लगा। उसने पहाड़ की चोटी से दूर तक देखा। जहां तक उसकी नजर जाती थी, जंगल फैला हुआ था। ये सचमुच एक विशाल पर्वत था। वह इसके सबसे अंदरूनी हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी उसे इसके बारे में जानने की उत्सुकता थी। उस पर्वत पर बिजली की मात्रा बहुत अधिक थी। हालांकि ग्रे ने अभी साधना शुरू नहीं की थी, फिर भी वह पर्वत पर बिजली की उच्च सांद्रता को महसूस कर सकता था। पहाड़ में बिजली की उच्च सांद्रता के कारण
ग्रे को उससे एक प्रकार की निकटता का अनुभव हो रहा था। ये वास्तव में एक अद्भुत जगह है। बिजली गिरने के बिना भी मैं बिजली की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। इस पर्वत को सभी बिजली तत्ववादियों के लिए स्वर्ग माना जा सकता है। ये तत्व जब ग्रे ध्यान की अवस्था में था, तभी हवा में मौजूद बिजली का तत्व तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसका शरीर उस तत्व की ओर चुंबक की तरह खींचा चला गया, यहाँ तक कि पहाड़ ने भी प्रतिक्रिया दी। पर्वत में एकत्रित विद्युत तत्व ग्रे की ओर बढ़ने लगा। ग्रे ध्यान में पूरी तरह लीन था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ पृथ्वी तत्व भी उसकी ओर बढ़ा, हालांकि थोड़ी मात्रा में, फिर भी उसकी ओर बढ़ा। ग्रे 3 घंटे तक बिना हिले डुले ध्यान की अवस्था में रहे। ध्यान की अवस्था से बाहर आने के बाद उन्होंने घर जाने का फैसला किया। वाह, कितना अद्भुत एहसास! ग्रे को जो अनुभूति हुई, उससे वह बेहद आश्चर्यचकित था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी नशे में चूर हो गया हो। वह लगभग ध्यान की अवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ग्रे घर की ओर चल पड़ा। यह उसके लिए एक सार्थक अनुभव रहा। वह कल वापस आने के लिए बेताब था। ग्रे ने फैसला किया कि वह ये नहीं देखेगा कि उसने कोई सुधार किया है या नहीं, वह परीक्षा के परिणाम का इंतजार करेगा। जब वह घर लौटा, तब भी उसे वही अनुभूति हो रही थी जो उसे पहाड़ पर रहते हुए हुई थी। उसने माथा को अपने अनुभव के बारे में बताया और यह भी बताया कि दुनिया के साथ एक होने का एहसास कितना अद्भुत था। अगर खतरा न होता, तो वह वहां और अधिक समय तक रुकता। अगर उसे ज्यादा देर तक रुकना था तो उसे किसी रक्षक की जरूरत थी। ध्यान करते समय उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, हालांकि कभी कभी वह खुद को भूल जाता था। यह उसका पहला अनुभव था, इसलिए यह एहसास उसके लिए अप्रत्याशित था। ग्रे जल्दी सो गया। वह कल जल्दी सोना चाहता था ताकि वह ज्यादा समय तक सोच विचार कर सके। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगा और वह इसे दोबारा महसूस करना चाहता था। अगली सुबह ग्रे बड़े उत्साह से उठा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। परीक्षा से पहले यह आखिरी दिन था, उसे दिन का पूरा फायदा उठाना था। घर लौटने से पहले उसने काफी देर तक ध्यान किया। जल्द ही अगला दिन आ गया। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। ग्रे हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। आज वो दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। चैप्टर 15 ग्रे प्रकट हुआ। आज परीक्षा का दिन था, इसलिए शहर में चहल पहल थी। 12 साल के सभी बच्चे बेहद उत्साहित थे। इस बार परीक्षा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अकादमियों के प्रतिनिधि हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले के किसी भी परीक्षण में इतनी अधिक भीड़ कभी नहीं देखी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या पिछली परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से अधिक हो? यही विचार प्रत्येक प्रतिनिधि के मन में चल रहा था। परीक्षा के प्रभारी बुजुर्ग भी भीड़ की संख्या देखकर हैरान रह गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और किसी से पूछने लगे कि कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है। माफ कीजिए, क्या कुछ चल रहा है? उसने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से पूछा। क्या आपको वह लड़का याद है जिसे 4 साल पहले परीक्षा के दौरान किसी भी तत्व से कोई लगाव नहीं था? अजनबी ने पूछा। हाँ, मुझे याद है, उसने उत्तर दिया। ग्रे को याद रखना काफी आसान था। ग्रे के साथ जो हुआ था, वह एक दुर्लभ घटना थी, इसलिए उस दिन उपस्थित कई लोगों को वह स्पष्ट रूप से याद था। इसका मौजूदा हालात से क्या लेना देना है? उसने फिर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 4 साल पहले हुई किसी घटना की वजह से इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने सुना है कि वह आज परीक्षा देने आ रहा है। उस समय बहुत से लोग वापस नहीं आए थे और उन्होंने दूसरों से ही घटना के बारे में सुना था, इसलिए इस बार वे सब देखना चाहते हैं कि क्या होता है, अजनबी ने जवाब दिया। तो बात ऐसी है ना? उसे अभी भी याद था कि ग्रे के टेस्ट का नतीजा देखकर वह कितना हैरान हुआ था। उसे तो ग्रे से दोबारा टेस्ट करवाने के लिए भी कहना पड़ा था, ताकि यह पक्का हो सके कि पहला नतीजा सही था या उसे भ्रम हो रहा था। जब वही नतीजा दोबारा आया, तब जाकर उसने नतीजे की सच्चाई को माना। ये सुनकर वह अकादमियों के प्रतिनिधियों के पास गया और उन्हें बताया कि आज स्टेडियम इतना भरा क्यों था। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग बेवजह इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। नतीजा तो वही होगा, वो दोबारा खुद को क्यों शर्मिंदा करना चाहेगा? प्रतिनिधियों में से एक ने ठंडे लहजे में कहा। अन्य प्रतिनिधियों की भी यही राय थी। जो व्यक्ति 12 वर्ष की आयु में अपनी मौलिक क्षमता को जागृत नहीं कर सका, वह संभवतः जीवन भर ऐसा करने में असमर्थ रहेगा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, और जिन 2000 लोगों के साथ ऐसा होता है, उनमें से केवल एक ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे चलकर अपनी मौलिक शक्ति को जागृत कर पाता है।
यही कारण था कि उन्हें ग्रे के अपनी मौलिक शक्ति को पुनः जागृत करने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप गलत हो सकते हैं, क्या पता वो देर से सफलता पाए। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पहले कभी ऐसा किया ही न हो, इसलिए उसे अभी पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए, प्रतिनिधियों में से एक ने शांत भाव से कहा। वह भी जानता था कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लड़का चमत्कार नहीं कर सकता। हम देखते हैं, लेकिन ये लड़का हमारा समय बर्बाद न करे, प्रतिनिधियों में से एक ने कहा। अधिकांश प्रतिनिधियों को लगा कि ग्रे को परीक्षा देने देना समय की बर्बादी है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इस बात की थोड़ी संभावना थी कि वह सचमुच अपने तत्व को जागृत कर सके। इतनी अद्भुत घटना का साक्षी कौन नहीं बनना चाहेगा। जिन लोगों में सामान्य से देर से आध्यात्मिक तत्व जागृत होते हैं, वे हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि निर्धारित समय पर आध्यात्मिक तत्व जागृत न कर पाने के बाद परीक्षा देने के लिए दोबारा आए। देखो, ये जोनास है, किसी ने अचानक तेज आवाज में कहा। शोरगुल से भरा मैदान अचानक शांत हो गया। सभी ने एक साथ एक ही जगह की ओर देखा। ये सचमुच जोनास है। स्टेडियम में एक बार फिर शोरगुल मच गया। बहुत से बच्चे जोनास को अपना आदर्श मानते थे। उन्हें लगता था कि जब उसके पास पर्पल टैलेंट है, तो उनके पास भी हो सकता है। बच्चों की नज़रों में जोनास किसी भगवान के समान था। जोनास शांत भाव से, चेहरे पर कोई भाव बदले बिना, आगे बढ़ा। वह शांत और आत्मविश्वासी दिख रहा था। वह मंच के पास बैठे अकादमियों के प्रतिनिधियों की ओर बढ़ा। शहर का मेयर भी इतनी सहजता से प्रतिनिधियों की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये लोग अकादमियों से थे। ये ऐसे लोग थे जो उस मुकाम पर थे जहां पहुंचने का मेयर सिर्फ सपना ही देख सकता था। जब भी वह उन्हें देखता है, तो उसे हमेशा उनके प्रति विनम्र रहना पड़ता है। जोनास स्टारलाइट अकादमी के प्रतिनिधि की ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। जोनास को देखकर वह आदमी एक शब्द भी नहीं बोला और शांत भाव से मुस्कुराया। हालांकि जोनास द्वारा उसे नज़रअंदाज किए जाने से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अकादमी में जोनास का रुतबा उससे कहीं ऊंचा है। जोनास तो उसे बिना किसी झिझक के आदेश भी दे सकता है। उन्हें अभी भी याद था जब जोनास ने यहाँ आने पर उन्हें सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहकर पुकारा था, लेकिन केवल 4 साल बाद स्थिति और दृष्टिकोण दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। अन्य प्रतिनिधि बिना कुछ कहे जोनास को देखते रहे। यद्यपि वह कनिष्ठ था, फिर भी उसका दर्जा उनसे बेहतर था। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या वह लड़का सचमुच अपने तत्व को जागृत कर पाएगा? जोनास ने चारों ओर देखते हुए पूछा। ये लगभग असंभव है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है। लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, उस व्यक्ति ने कहा। फिलहाल, बोलते समय उसके पहले वाले दबंग रवैये का कोई संकेत नहीं था। वह भेड़ की तरह शांत और विनम्र था। जोनास ने उसकी ओर देखा, देखते ही उसका क्या हाल होता है। उम्मीद है कि वह हमारा समय बर्बाद नहीं करेगा। जोनास ने इस समय गरिमापूर्ण लहजे में बात की। अकादमी या अन्य बड़े शहरों में रहते हुए वह हमेशा उच्च पदस्थ लोगों के साथ ही रहा था। उसका दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। उसने बहुत कुछ सीखा है और अब उसे वह बच्चा नहीं कहा जा सकता जो वह कभी हुआ करता था। मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वह इसे जगा पाएगा, लेकिन उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति देने में कोई हर्ज नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा। जल्द ही बच्चों के नाम दर्ज कराने का समय आ गया। ग्रे अभी तक नहीं आया था। बड़े ने बिना किसी देरी के परीक्षा शुरू कर दी। वे किसी की वजह से परीक्षा रोक नहीं सकते थे। अगर ग्रे दूसरी सूची मिलने से पहले आ जाता है, तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। जब 8वां व्यक्ति मैदान में आया, तो अखाड़े के किनारे हंगामा मच गया। इसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह आखिरकार आ ही गया। ग्रे दिखाई दिया था।